यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सरकार, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप सर प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी एक्ट समझ में आ रहा है बच्चों आपको ये? अरे क्लियर, गुड सर। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहली बात, इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 7 हमने पढ़ा इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है। फिर हमने पढ़ा क्या सेक्शन नंबर 8 इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होता है। फिर सेक्शन नंबर 9, अगर वो मरीन ड्राइव याद आया बेटा आपको सर, कोस्टल एरिया के अंदर अगर आपने अगर टेरिटोरियल वाटर्स में अगर आपने सर्विसेज दिए या वहां पे अगर आपका ऑफिस है तो वहां पर क्या माना जाएगा, कौन सा ऑफिस आपका किस प्लेस में है बच्चों, कौन से स्टेट में वो आ रहा है बच्चों? हाँ है ना भाई, नियरेस्ट बेस लाइन जिस स्टेट की है वहां मानेंगे उस स्टेट में वो लोकेटेड है बच्चों। यस या नो? ओके सर, फिर हमने पढ़ा क्या सेक्शन नंबर 10 और 11 गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। हाँ है ना सर, कि गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। सेक्शन नंबर 10 में पढ़ा क्या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। सेक्शन नंबर 11 में इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्लियर, सेक्शन नंबर 10 और 11 हाँ है ना भाई, गुड्स के लिए। फिर सेक्शन नंबर 12 और 13 किसके लिए? सर्विसेज के लिए। अरे हाँ है ना भाई, सेक्शन नंबर 12 कब लगेगा सर्विसेज में बच्चा? सर जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों कहां के बेटा? टैक्सेबल टेरिटरी के, दोनों इंडिया के हैं, तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 12 लगेगा। अदरवाइज दोनों में से 1% भी इंडिया का हो गया तो क्या लग 1% इंडिया का 1% आउटसाइड इंडिया का, सेक्शन नंबर 13 लगेगा। सो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हम बात करेंगे सेक्शन 13 में, अभी हम बात करेंगे किसकी? सेक्शन नंबर 12 की। अच्छा बच्चों, यहां एक जनरल मिस्टेक जो होती है, सुना, यहां जो एक जनरल मिस्टेक जो बच्चे करते हैं मैक्सिमम लोग केस में, सर हम जो सेक्शन नंबर 10 और 11 गुड्स के लिए और 12 और 13 सर्विसेज के लिए जो बात कर रहे हैं उससे प्लेस ऑफ सप्लाई निकलता है। क्या निकलता है सर? उसे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होता है सर। उससे ये नहीं पता पड़ता है कि ट्रांजैक्शन इंट्रा है कि इंटर है। हाँ है ना, उसे ये नहीं पता पड़ता है कि इस पे सी और एस लगेगा क्या आई लगेगा। उससे केवल क्या पता पड़ता है बच्चों कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। हाँ है ना भाई, क्लियर, समझे मेरी बात? इसलिए ध्यान देना बच्चों, आप हमेशा अपने स्टेप्स फॉलो करना। सर हमेशा आईजीएसटी एक्ट में यू नीड टू डिटरमाइन सबसे पहला क्या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। क्या निकालेंगे बच्चों आप? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। फिर सप्लायर का लोकेशन, किसका लोकेशन बच्चा? सप्लायर का लोकेशन। क्लियर, तो सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट तो वो क्या है? इंट्रा। दोनों अलग अलग स्टेट तो वो क्या है? इंटर। है ना मालिक, क्लियर। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चा आप? प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर उसको सेक्शन नंबर 7 और 8 में पुट करेंगे। कहां पुट करेंगे बेटा आप? सेक्शन नंबर 7 किसका है? इंटर स्टेट का। सेक्शन नंबर 8 किसका है? इंट्रा स्टेट का। फिर आपको पता पड़ेगा कि सी और एस लगेगा या आईजीएसटी लगेगा बच्चों। शायद मेरी बात समझ में आई और शायद आप यहां तक पहुंचे बच्चा। हाँ है ना भाई, पक्का, गुड। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी। सुनना बच्चा, सेक्शन नंबर 12 हम पढ़ रहे थे आईजीएसटी एक्ट का। सेक्शन नंबर 12 ने बताया क्या, जहां सप्लायर और सर्विस, जहां पर सप्लायर और सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों इंडिया के हैं, दोनों टैक्सेबल टेरिटरी के, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस सेक्शन एज अंडर बच्चों। हाँ है ना भाई, यस। तो सर ये था सबसेक्शन में 1। सबसेक्शन 2 से बात शुरू होती है। सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, अगर आपकी सर्विसेज सबसेक्शन में 3 से लेकर 14 में कवर होती है, जो स्पेसिफिक सर्विसेज केस दे रखे बच्चा, तो इसी केस में फॉलो दैट रेस्पेक्टिव स्पेसिफिक सर्विस। पर अगर आपकी सर्विस सबसेक्शन 3 से लेकर 14 में कवर नहीं होती, जिसका कोई नहीं, उसका सबसेक्शन नंबर 2 जनरल प्रोविजन रेसिडुअल प्रोविजन जिसको बोलते हैं बेटा हम लोग। हाँ है ना भाई, क्लियर। सबसेक्शन 2 बोलता है क्या सर, जहां दोनों परसेंट इंडिया के है बेटा, क्लियर, डोमेस्टिक सर्विस है बच्चों। हाँ है ना भाई सर, जहां पे स्पेसिफिक सर्विस नहीं, जनरल प्रोविजन बोलता है क्या, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अगर रेसिपिएंट क्या है बेटा? तो रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बात खत्म बच्चों। पर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो सर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अगर हमारे पास है तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड जो हमारे पास है वही क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर। अच्छा, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड भी हमारे पास नहीं है तो फिर सप्लायर खुद का लोकेशन ही क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर, समझा मेरी बात? और अकॉर्डिंगली टाइम आपका फिर डिटरमाइन होगा कि इंटर है कि इंटर है, आईजीएसटी लगेगा या सी और एस लगेगा बच्चों। हाँ है ना भाई, यस।
क्लियर, समझे मेरी बात। सब सेक्शन 3 पढ़ा था क्या, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कि केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि सर्विसेज वहां कंज्यूम हुई बेटा यार। इंक्लूडिंग होटल अकोमोडेशन, हाउस बोट, कॉन्फ्रेंस हॉल बुक कर रहे हो, कोई बैंक्वेट हॉल बुक किया शादी वगैरह के लिए बेटा आपने, हाँ है ना बेटा, उन सब के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है। पर अगर प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है तो ऐसे केस में रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर प्रॉपर्टी मोर देन वन स्टेट में है तो रेस्पेक्टिव स्टेट प्रोपोर्शन टू ईच स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे बच्चा, सर होटल के केस में क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ नाइट स्टेड, हाउस बोट में टाइम स्पेंड, आवर्स स्पेंड, क्लियर, एंड सर इन एनी अदर केस एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्रोपोर्शन करेंगे, अगर वैल्यूएशन मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दे रखा है तो बेटा, हाँ है ना भाई, डन। ये था सबसेक्शन नंबर 3। क्या टफ है क्या बच्चों, नहीं। सबसेक्शन नंबर 4 बोलता है क्या, रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, हाँ है ना बेटा, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी सर्विसेज बच्चों, हाँ है ना भाई, सर फिटनेस सर्विसेज, इन सब के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सर वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, हाँ है ना सर बच्चों, ध्यान देना, जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वो क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर आप देखेंगे क्या, सप्लायर का लोकेशन क्या है, फिर पता पड़ेगा कि इंट्रा है कि इंटर है बच्चों, हाँ है ना मालिक, पक्का, डन। सर ध्यान देना बच्चों, जब तक आप केवल प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल के बात करेंगे गलती होने की चांस है। स्टेप्स फॉलो करना है मतलब फॉलो करना है, नहीं तो गलती होने के चांस 100% होंगे। पहले क्या निकालेंगे बेटा आप, प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर सप्लायर का लोग, मतलब शांति से बात करने का बेटा, जल्दबाजी नहीं, ठीक है, क्लियर। इंटर है इंट्रा है आप डिफाइन नहीं कर सकते केवल प्लेस ऑफ सप्लाई देख के। सेकंड स्टेप में क्या देखना पड़ेगा आपको, सप्लायर का लोकेशन, फिर बात करना कि इंटर है कि इंटर है बच्चा, हाँ है ना भाई, गुड। सब सेक्शन में 5 बोलता है क्या, सर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज, क्या बोला बच्चा, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज के केस में अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, हाँ है ना। ऑनलाइन लेक्चर के केस में जहां आपका एड्रेस था बेटा, सर वहां हमने सर्विसेज परफॉर्म करी एक तरह से, दैट इज द लोकेशन वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी देयर बच्चा, हाँ है ना बेटा, क्लियर। फिर सप्लायर का लोकेशन देख लेना, फिर पता पड़ेगा कि इंट्रा है कि इंटर है, क्लियर। सर सब सेक्शन 6 बोलता है क्या, सर कोई इवेंट में आपने एंटिटी किट लिया है, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एनी इवेंट या अम्यूजमेंट फैसिलिटी, अम्यूजमेंट पार्क वगैरह बच्चों, हाँ है ना बेटा, भले वो कल्चरल हो, एजुकेशनल हो, कोई भी हो सर, क्लियर। सर या फिर उससे रिलेटेड कोई एंसिलरी सर्विसेज जैसे bookmyshow.com, तो इनका जो फीस वगैरह है, एडमिशन के जो चार्जेस है, उन सब के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां इवेंट हो रहा है या होने वाला, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एडमिशन टिकट की बात कर रहा बच्चा, मैं इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एंसिलरी सर्विसेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसकी बात मैं कर रहा हूं आपका सब सेक्शन नंबर 7 में। और वहां क्या बोला है बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट या स्पॉन्सरशिप ऑफ द इवेंट या एनी एंसिलरी सर्विसेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट बेटा, हाँ है ना, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सर जहां इवेंट हो रहा है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इवेंट आउट ऑफ इंडिया हो रहा तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर इवेंट मल्टीपल स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हो रहा तो रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोपोर्शनल टू वैल्यूएशन मैकेनिज्म। पर अगर वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं दे रखा तो रूल फॉलो करेंगे, और आईजीएसटी एक्ट का आईजीएसटी रूल्स बोलता है क्या, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से आपको डिटरमाइन करना है बेटा, हाँ है ना भाई। पर इन सब की बात आएगी ही नहीं अगर रेसिपिएंट क्या है, रजिस्टर्ड है। तो सर रेसिपिएंट कहाँ, सर रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो इवेंट कहाँ हो रहा है, मल्टीपल स्टेट में हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया हो रहा है, वी डोंट केयर। डैट क्या देखेंगे बेटा, रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बच्चों, हाँ है ना भाई। उसका लॉजिक क्या बेटा, रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई अगर होगा तो उसका स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ऐसे केस में रेवेन्यू फ्लो के उसके स्टेट में जाएगी और उसको आईटीसी मिल पाएगा बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर। क्योंकि भले ही उसने इवेंट कहीं भी करवाया, अल्टीमेटली काम तो उसके बिजनेस में आ रहा है बच्चा, इसलिए उसको आईटीसी मिलना चाहिए, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट बेटा, ठीक है, डन। ये था आपका सबसेक्शन नंबर 7, शायद कल लास्ट हमने यही पढ़ा था बेटा, हाँ है ना भाई, यस। आइए सबसेक्शन नंबर 8, अच्छा याद है क्लियर बच्चों आपको, पक्का क्लियर। अच्छा मेरा रिक्वेस्ट क्या है बच्चों, आई होप एंड आई एक्सपेक्ट एंड आई प्रे टू यू कि आप सेम डे पढ़ के आइए बच्चों, क्लियर। सेम डे पढ़ के आएंगे आपको खुद को अपने आप में समझ में आएगा क्या मैजिक हो रहा है सर आपके साथ,
ओके प्लीज सर। एंड आई वांट कि सर ये लेक्चर्स जो आप रेगुलर बेस पे देख रहे हो, आप भले ही ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो बेटा, जितना सिंसियर आप रहेंगे, जितना डिसिप्लिन अपनी लाइफ में आप रखेंगे सर, उतना ही सक्सेसफुल आप रहेंगे सर। इन लेक्चर से भी आप सीख सकते हो कि डेली बेस पे कवर करना है, टाइमिंग के साथ आपको आना है, टाइमिंग के साथ आपको लेक्चर कंप्लीट करना है सर, फिर इसका टाइम के साथ आपको रिवीजन करना है। मेक अ शेड्यूल बेटा, ठीक है सर। बताइए सर क्या बोल रहे हैं आप? देख अगर सेपरेट बिल बना दिया और इनका पॉइंट क्या बेटा सर, होटल मान लो मोर देन वन स्टेट में है और वहां आप स्टे किए, और ऐसे केस में अगर बिल में या कॉन्ट्रैक्ट में दोनों का वैल्यू अलग अलग दे दिया कि गुजरात वाले होटल का वैल्यू इतना है, महाराष्ट्र वाले होटल का वैल्यू इतना है, तो सर रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस सप्लाई, बात ही खत्म हो जाएगी सर। हाँ है ना भाई, क्लियर। पर अगर वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं दे रखा है तो नंबर ऑफ नाइट स्टेट के बेस पे क्या करेंगे, प्रपोर्शन करेंगे, एंड ऐसे केस में रेस्पेक्टिव होटल आपको बिल लिखेगा बेटा। ओके क्लियर डन। आइए बच्चों, इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? आवाज नहीं आ रही। इन केस ऑफ जीएसटी, वेरी गुड। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 8। अच्छा एक रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे बच्चों, नो डाउट यू आर डूइंग, मतलब पता है बहुत हार्डवर्क आप करते हो सर, कोई डाउट ही नहीं सर उसके अंदर, कोई डाउट नहीं। और केवल ये केवल आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं जानता हूं सर, ठीक है। और आप नहीं, मैं नहीं, हर कोई जानता है कि आप हार्ड वर्क करते हो सर, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आपने डिसिप्लिन रखा और टाइम का मैनेजमेंट करना सीख लिया, समझे आप मेरी बात, तो सर जो आप सर देना एग्जाम देने वाले हो उससे पहले कई सारी चीजें आप सीख जाओगे, और देना वो चीजें अगर आपने सीखी है तो ही वो एग्जाम क्रैक कर पाएंगे जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो बच्चा। समझे आप मेरी बात? तो मैनेजमेंट ऑफ द टाइम एंड डिसिप्लिन, समझे आप मेरी बात? ये आपके एंड पे चाहिए, मतलब चाहिए। तो सर ध्यान देना, लेक्चर्स होते जाएंगे, हम आते जाएंगे जाते जाएंगे, उससे काम नहीं हो पाएगा। ओके बच्चों सर, हाँ मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि सर जब भी आप बुक ओपन करके देखोगे तो आपको कोई नया पॉइंट नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी आपसे सर। पर पॉइंट क्या है सर, जब तक आपके एंड पे नहीं होना सर, तो वो कॉन्फिडेंस जो मैं यहाँ आपको बिल्ड करता हूँ, जब आप यहाँ लेक्चर पढ़ते हो आपको लगता है और मजा आ गया, तो सर वो जो आप कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होता है ना सर, वो यहां मैं मेंटेन कर लेता हूं सर। पर वो आपके एंड में मेंटेन कब होगा सर, जब आपके एंड पे आप एक बार रीड कर लोगे सर। होता क्या है, यहाँ तो मैं हर एक चीज कॉन्सेप्चुअली बता देता हूँ, पढ़ लेते हैं हम लोग, हर एक चीज समझ लेते हैं, आपको लगता भी होगा बहुत अच्छा है सर। पर जब तक आपने बुक से नहीं पढ़ा ना, तो एक साइकोलॉजिकल क्या लगता है अपने को, पता नहीं अपने को आता कि नहीं आता है, पता नहीं अपना कवर हुआ कि नहीं हुआ साहब, है ना। वो साइकोलॉजिकली जब तक आपके एंड पर आप रीड नहीं करोगे तब तक वो स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे आप लोग, है ना। एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि सर एग्जाम्स, जब सीए फाइनल, सीएस फाइनल या सीएमए फाइनल लेवल की बात करें बेटा, तो एग्जाम्स केवल आपसे प्रोविजंस नहीं पूछता है, एग्जाम्स आपका कॉन्फिडेंस भी चेक करता है बेटा, ये ध्यान रखना, हर कोई एग्जाम, ठीक है। सो वो बिल्ड करना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आप आपके एंड पे डेली बेस पे पढ़ते जाइए। थोड़ा बहुत टाइम तो आपको चुराना पड़ेगा सर, जब दूसरा कोई भी काम कर रहे हो, कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं भी ऑफिस का काम कर रहे हो, 15-15 मिनट आपको सर चुराने पड़ेंगे बीच बीच में 2-3 बार, सो दैट आप कवर कर पाए। इनफैक्ट आप लोग ये भी कर सकते हो, जो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते भी है सर, कि आपका जब ऑफिस आवर्स खत्म हो जाता है सर, या आप जब घर के लिए निकलते हो, तब आधा घंटा रुक जाओ सर ऑफिस में, रिवीजन करके फिर निकलो आप सर, हाँ है ना। पर ये सब आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, जिसने मैनेज किया है सर उसकी स्टोरी दुनिया सुन रही है बेटा भी, हाँ है ना, समझे मेरी बात। और एक दिन दुनिया में आपकी भी स्टोरी सुनेगी, अगर आपको अपने बच्चों को अगर बताना हो कि मैंने जीवन में ऐसा ऐसा किया हुआ है, तो सर वो आपको भी करना पड़ेगा सर, अरे हाँ है ना भाई, ठीक है। आइए बच्चों, सर सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 8, ध्यान इधर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर सर्विसेज, क्या बोला बच्चा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर सर्विसेज। थैंक यू काका, थैंक यू। हाँ चाय बेटा, आपको पीनी है चाय, इसलिए कह रहा हूं रोज पढ़ाई करा करो बेटा आप। सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी, सुनो सुनो ओ भाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर सर्विस। बच्चों इधर इधर विजुलाइज करो सर, ट्रक, मैं कौन हूं बेटा? एक ट्रक ड्राइवर बेटा, वेरी गुड सर। या रेलवे से ट्रांसफर करता हूं, या बाय एयर ट्रांसफर करता हूं बच्चों, हाँ है ना भाई, बाय वेसल ट्रांसफर करता हूं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर, क्या बोला सर? मैं कुरियर कंपनी हूं बच्चा, हाँ है ना भाई। सर सुनना, ऐसे केस में अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, क्या बोला सर?
तो रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बात खत्म। कहां से गुड्स उठाया है, कहां गुड्स डिलीवर किया है, कोई मतलब नहीं है। पर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां से गुड्स उठाया है, मतलब द प्लेस वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। बेटा डिलीवर कहां किया उसे कंसर्न नहीं है, गुड्स का डेस्टिनेशन क्या उसे कंसर्न नहीं है, जहां से गुड्स उठाया है। हाय ना भाई, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। अच्छा सुनो, पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर गुड्स को आप आउट ऑफ इंडिया लेके जा रहे हो, कहां लेके जा रहे हो बेटा, तो उसके लिए प्रोविजन कुछ और हुआ करता था, अभी नहीं है। मतलब उस प्रोविजन काट दिया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, आप सर्विस सप्लायर और जो ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर मतलब सर्विस सप्लायर, और जो रेसिपिएंट है वो दोनों इंडिया के बेटा, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं बेटा, इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। अब भले गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इंडिया से इंडिया में ले जाए, इंडिया से कहीं भी ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, विद इन द इंडिया हो कहीं भी हो बच्चा। क्लियर। अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां से गुड्स उठाया है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर। द प्लेस वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। कोई खास बात, कोई टफ बात? डन। आइए सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 9। सरकार पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन अब क्या है सर? अभी क्या पढ़ा हमने 12 में? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या पढ़ा बेटा हम? मतलब अब किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बेटा? पैसेंजर्स का। वेरी गुड, ठीक है। ये था आपका सबसेक्शन नंबर 8। अब क्या है सबसेक्शन नंबर 9। इधर ध्यान। ओ भाई सेम प्रोविजंस, उधर मत देखना कसम। क्या प्रोविजन सेम? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के केस में अगर रेसिपिएंट जीएसटी में क्या है बेटा? रजिस्टर्ड, तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। जैसे फ्लैटर टिकट बेटा, हाँ है ना भाई? सर ऐसे केस में अगर टैक्स लगता है तो ऐसे केस में पैसेंजर ने कहां से पैसेंजर कहां से एम्बार्क कर रहा है, कहां से डिसएम्बार्क कर रहा है। एम्बार्क मतलब फ्लाइट में चढ़ना बेटा, डिसएम्बार्क मतलब उतरना बेटा। तो सर ऐसे केस में पैसेंजर ने कहां से एम्बार्क किया, कहां से डिसएम्बार्क किया, कोई मतलब नहीं है। पैसेंजर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, क्या बोला सर? पैसेंजर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो सर उसका लोकेशन द प्लेस सप्लाई, सो दैट उसको आईटीसी मिल पाए बेटा, है ना। और अगर पैसेंजर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर जहां से पैसेंजर को उठाया बेटा, उधर गुड्स को उठाया था बेटा, या किसको उठाया बेटा? मतलब द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जांपल, मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं बेटा, हाँ है ना। अब सर मैं मुंबई से उदयपुर जाऊं, उदयपुर से मुंबई जाऊं, या सर मुंबई से दिल्ली जाऊं बेटा, अगर मेरे बिजनेस का खर्चा है बेटा तो ही क्रेडिट की बात आएगी बेटा। क्लियर। तो आप मुझे बताओ ऐसे केस में अब मैं दिल्ली से बॉम्बे जा रहा हूं बेटा, मैं रजिस्टर्ड कहां हूं? राजस्थान में बेटा, तो क्या मेरे को आईटीसी नहीं मिलना चाहिए बेटा? इसलिए रेसिपिएंट का लोकेशन क्या है बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं क्या करता हूं, फ्लाइट टिकट बुक करते वक्त अपना जीएसटी नंबर देता हूं उनको बेटा, तो जीएसटी नंबर से वो क्या करते बेटा, वो फर्स्ट स्टेट कोड होता है ना, फर्स्ट 2 डिजिट बेटा, वहां से वो कैच कर लेते बेटा, एंड अकॉर्डिंगली फिर वो सर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है या आईजीएसटी लगाना देख लेंगे बेटा, क्योंकि एयरलाइंस का रजिस्टर्ड देखना पड़ेगा बेटा। फिर प्लेस सप्लाई क्या होगा? मेरा लोकेशन बच्चों, और अकॉर्डिंगली सर वो टैक्स लगा देंगे और मेरे को आईटीसी मिल जाएगा बच्चा, हाँ है ना भाई। पर अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, जहां से एम्बार्क किया है दैट इज द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ये मानेंगे बेटा। कहां डिसएम्बार्क किया उसे मतलब नहीं है। क्लियर, समझे मेरी बात? द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, हाँ ना भाई, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा सुन बेटा, याद ध्यान देना बेटा, एक एक्सप्लेनेशन ऐड करके बोला क्या? रिटर्न जर्नी अगर है, क्या है बेटा? अच्छा अब जो बात कर रहा हूं ना बच्चों, ये किसके लिए बात कर रहा हूं? जहां रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड है ना बेटा, तो वहां तो झगड़े ही नहीं रहे, वहां तो क्या है? उसका लोकेशन। अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और रिटर्न फ्लाइट बुक कराया उसने बेटा, होता ना रिटर्न फ्लाइट मतलब क्या होता बच्चा? मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई। तो इसके केस में दोनों जर्नी को सेपरेट जर्नी मानेंगे। क्या मानेंगे सर? सेपरेट जर्नी। मतलब दिल्ली टू मुंबई आ रहा तो दिल्ली इज द प्लेस सप्लाई, मुंबई टू दिल्ली जा रहा तो
मुंबई इज द प्लेस सप्लाई। पर ये सब झगड़े होंगे ही नहीं कब, जब रेसिपिएंट क्या है जीएसटी में रजिस्टर्ड है। हाँ है ना भाई। अच्छा सुन बेटा एक बात और, सर मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं बेटा, क्या हूं बेटा, तो मैं कहीं से भी एम्बार्क करूं कोई फर्क पड़ता है क्या? मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं तो ही बात कर रहा मैं आपसे बेटा। उसमें एक पॉइंट और आता है बेटा, मान लो एट द टाइम ऑफ बुकिंग द पैसेज, एट द टाइम ऑफ बुकिंग द पैसेज मतलब जब टिकट बुक कर रहा हूं बेटा मैं, टिकट मतलब क्या होता है सर, मान लो मैंने कोई एक बड़ी डील ली बेटा इंडिगो एयरलाइन से बेटा, मैंने 100 टिकट एक साथ बुक करा दी बेटा, और मैंने उनसे बात करी कि मैं साल भर में 100 टिकट मतलब एक साथ बुक करा है, मतलब मैं साल में कभी भी ट्रैवल करूंगा बेटा। अकेले के लिए बुक करा है 100 टिकट, पर सर मैंने उनको बोल दिया तुम मेरे लिए 100 टिकट आज बुक कर दो, पैसा बोलो, बोला 4,000 रुपए पर टिकट, बोला डन, ये 4 लाख रुपए रखो। पर सर मेरे को जहां ट्रैवल करना होगा डोमेस्टिक फ्लाइट के केस में, मैं आपको 3 दिन पहले बोल दूंगा कि मेरे को यहां से यहां जाना है, अगर उस फ्लाइट में टिकट होगा तो आप मेरे लिए बुक कर देना, भले ही सर वहां पर मैं कहीं से भी कहीं भी ट्रैवल करूं उससे कंसर्न नहीं हूं। हाँ है ना भाई, क्लियर। और उसके लिए रेट कुछ भी चल रहा होगा आप मेरे से 4,000 रुपये पर टिकट क्या करेंगे सर, चार्ज लेंगे टिकट का बच्चों, यस या नो। अब ऐसे केस में मैंने कोई ब्लॉक डील ले ली इंडिगो एयरलाइन से, देन इन सच केस सर एट द टाइम ऑफ बुकिंग द पैसेज, ये तो पता नहीं सर मैं कहां से एम्बार्क करने वाला हूं, हाँ है ना सर। अब एट द टाइम ऑफ बुकिंग द पैसेज प्लेस ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन, तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा बच्चों यार, हाँ है ना। अच्छा अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड होता तो झगड़ा ही नहीं था बेटा, अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं एंड एट द टाइम ऑफ बुकिंग द पैसेज ये नहीं पता कि मैं कहां से एम्बार्क करने वाला हूं, तो ऐसे केस में सबसेक्शन 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चा, सबसेक्शन 2। 2 क्या बोलता है, 2 याद करो, जनरल प्रोविजन। देखो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है बेटा तभी बात चल रही बेटा। हाँ अब अगर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा दैट इज अ प्लेस सप्लाई, नहीं होगा तो सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस सप्लाई हो जाएगा, वो कहां से एम्बार्क कर रहा है देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्बार्क कहां से करेगा पता ही नहीं पड़ रहा बेटा अपने को, हाँ है ना भाई, समझा मेरी बात। अच्छा कई बार क्या होता है जैसे इंडिगो एयरलाइन ने 10 टिकट के वाउचर इश्यू कर दिए बेटा आपको, एंड वाउचर जब इश्यू करता तब सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर बच्चा, क्लियर। तो ऐसे केस में प्लेस सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, जब वाउचर इश्यू किया है। अब इश्यू किया वो टाइम ऑफ सप्लाई है, उस टाइम टैक्स पे करना है। अब सर प्लेस ऑफ सप्लाई तो पता ही नहीं बेटा, क्योंकि प्लेस ऑफ एम्बार्केशन नहीं पता बेटा अपने को। अब अगेन ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, सर प्लेस ऑफ एम्बार्केशन नहीं पता, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसेक्शन 2 लगाएंगे, अगर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो वो, नहीं तो फिर सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। कुछ समझ में आ रहा है कि जा रहा है, पक्का ना बच्चों, गुड। सो इन केस ऑफ जीएसटी, संतोष भाई, इन केस ऑफ जीएसटी समझ में आ रहा है बेटा पॉइंट क्या हो रहा है, अरे हाँ है ना मालिक, यस सर, क्लियर, डन। अच्छा सुनो, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना बेटा, ये अब ये सब एग्जांपल यहाँ इलस्ट्रेशन फॉर्म में मैंने दे रखे बेटा आपको, ये 2 वे एयर टिकट बुक कराया, रिटर्न जर्नी बेटा उसकी, हाँ है ना भाई। सर अभी मैंने बुक कराया जैसे उदयपुर में रजिस्टर्ड बेटा, टिकट बुक कराया मैंने, अरे हाँ है ना भाई। सर आप समझिए सर ये जो इलस्ट्रेशन है ऑल एग्जाम्पल्स आर गिवन। अच्छा आपको ये नहीं पता कि सर आप जब बोर्डिंग कर रहे हो आप कहां से बोर्डिंग करोगे, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन नहीं पता एट द टाइम ऑफ बुकिंग द पैसेज, उसका भी एग्जांपल दे रखा है मैंने आपको, 10 वाउचर दिए बेटा आपको, हाँ है ना भाई, समझे मेरी बात। सो मेरा पॉइंट क्या है बच्चों, सर जितने भी मैं एग्जांपल्स यहाँ दे रहा हूँ वो सब मैंने इलस्ट्रेशन फॉर्म में दे रखे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा एग्जाम्पल बेटा यार, हाँ है ना सर, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज हो जाएगा सर, पर अल्टीमेट थीम आपको पूरी समझ में आ जाएगी, सारे पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे बच्चों, क्लियर। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये इलस्ट्रेशन नहीं, ये सब क्या है, ये एग्जांपल से समझने के लिए कि आखिर ये सब सेक्शन ने क्या बोला है बेटा आपको, ठीक है, क्लियर। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट क्या है बच्चों, यहां मैंने हर सेक्शन में प्रोविजन दिया है और फिर उसका एग्जांपल मुझे लगा कि यह देना चाहिए बच्चों को समझाने के लिए, तो वो सब मैंने यहां दे रखे इन दी फॉर्म ऑफ इलस्ट्रेशन बेटा, समझा मेरी बात। इसलिए रिक्वेस्ट क्या है, आपके इन पे डेली बेस पे होना चाहिए, मजा आ जाएगा सर आपको, क्लियर। सर जब आप ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जब ये पढ़ेंगे आपको लगेगा अरे जो पढ़ाया मैंने लेक्चर में वही आपको सब कुछ रिकॉल हो रहा है सर आप जाके, ठीक है सर। दिस इज द पर्पस, मैं आपको दिन में 10-10 बार कह देता हूँ कि सेम डे पढ़ के आइए, सेम डे पढ़ के आइए सर। अल्टीमेट एम क्या है, मैंने डे 1 भी कहा था बेटा, अल्टीमेट एम क्या है, आपके एंड पे कंप्लीट होना बच्चों। अल्टीमेट एम ये नहीं कि बैच खत्म करना है, अल्टीमेट एम क्या है,
आपके एंड पे आना चाहिए। सर ध्यान देना, मैं यहां पे कोई ये बताने नहीं है कि मेरे को कितना आता है। क्लियर? मैं एट द एंड ऑफ द बैच ये बताने आऊंगा कि सर आपको कितना आता है बच्चों। हाँ ना भाई, दैट इज द सोल पर्पस ऑफ दिस लेक्चर्स, आपके लिए भी और मेरे लिए भी बच्चों। हाँ ना भाई, क्लियर? मेरी रियल सक्सेस कब है सर? मेरी रियल सक्सेस कब है? जब मेरे स्टूडेंट्स सक्सेसफुल होंगे सर। हाँ ना भाई, क्लियर? ठीक है, मॉनेटरी कंसिडरेशन आया वो एक अलग चीज है सर, वो एक मोटिवेशन लाइफ में सर। अरे हाँ है ना, पर सर उससे भी बड़ा मोटिवेशन क्या है? सक्सेस। अरे क्लियर? समझे मेरी बात? डन। आइए बच्चों, इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 9 वापस से बोल रहा बच्चों में, इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज क्या बोला सर? ये पिक्चर अच्छी लगती है कि नहीं लगती आपको बेटा? अरे हाँ है ना भाई, सर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में लगाया क्या, ट्रक बना दी सर हमने। हाँ है ना सर? ठीक सर, कोशिश करिए सर इस बार बुक को नेक्स्ट लेवल पर बनाने की। ठीक है सर, मजा आएगा सर आपको पढ़ने में भी। सरकार, इन केस ऑफ जीएसटी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के केस में अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, क्या बोला सर? तो पैसेंजर ने कहां से एम्बार्क किया, क्या क्या वी डोंट केयर, रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पिक्चर खत्म होती है अब, मतलब आगे देखने की नहीं बेटा। आगे देखने की बात कब आएगी दर्शन भाई? जब रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो जहां से पैसेंजर ने एम्बार्क किया ऑन द कन्वेंस फॉर कंटिन्यूअस जर्नी, पर ऐसे केस में रिटर्न जर्नी अगर है, क्या है बेटा? तो उसको दो सेपरेट जर्नी मानने का है। और अगर एट द टाइम ऑफ बुकिंग द पैसेज ये नहीं पता कि पैसेंजर कहां से एम्बार्क करेगा, तो ऐसे केस में सर सब सेक्शन नंबर 2 लगाएंगे। हाँ है ना मालिक? डन। अब पता है बच्चों, सर ये सब सेक्शन टफ नहीं है, पर यहां पर आपको मल्टीपल बार रिवीजन करने पड़ेंगे बेटा, समझे? सो दैट इस केस में ये आंसर है, इस केस में ये आंसर है, हर इंडस्ट्री वाइज इन्होंने पॉइंट के आंसर दे रखे बच्चों। क्लियर? और मैं कोशिश यह क्या करता हूं, सारे एग्जांपल देके आपको समझा दूं, विजुअलाइज करा दूं, उसको 2-3 बार रिवीजन भी कराता मैं यहाँ पे, सो दैट आपको याद भी हो जाए। बस 1-2 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, मल्टीपल सर्विसेज है, मल्टीपल आंसर है बेटा आपके लिए। ओके तो सर अगेन मैं आपको पढ़ाते वक्त ही बोल रहा हूं, अपने आप से झूठ मत बोलना कि सर जब आप रिवीजन करोगे ना सर, तो क्या होगा आपको इस चैप्टर के लिए पर्टिकुलरली सर्विसेज की बात कर रहा मैं आपसे बच्चों। गुड्स में क्या हो रहा है, जहां मूवमेंट इन्वॉल्व है वहां, जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, एक ही सिंगल आंसर है बेटा उसमें। पर यहां सर्विस वाइज क्या हो रहा है बेटा, आंसर अलग अलग है बच्चों। हाँ है ना? क्लियर? लॉजिक भी दे रहा हूं मैं आपको नो डाउट सारे पॉइंट के साथ में। जैसे आपने किसी सर इवेंट में सर टिकट लिया है बेटा, एंट्री टिकट, अब एंट्री टिकट लिया है, वो भली बिजनेस के लिए लिया हो नहीं लिया, नॉर्मली तो वो क्या होता है पर्सनल यूज के लिए आता है बच्चा, इसलिए रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां इवेंट हो रहा है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ है ना मालिक? पर सर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट के केस में वो बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है बच्चा आपके लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने कोशिश क्या करा है, जहां जहां बिजनेस एक्टिविटीज होती है जनरली वहां रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। वो नहीं है रजिस्टर्ड तो फिर इवेंट कहां हो रहा है। हाँ है ना बेटा? क्लियर? या पैसेंजर ने कहां से एम्बार्क किया है, या गुड्स कहां हैंड ओवर किए ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रांसपोर्टर को बेटा आपने, ठीक है, ये सब प्लेस सप्लाई होता है बेटा। हाँ है ना मालिक? क्लियर? तो सर क्या होगा बच्चों, आप जब घर पे पढ़ेंगे, ध्यान देना बच्चों, यहां पर बच्चों के साथ साइकोलॉजिकली एक प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, जब मल्टीपल केसेस होते हैं तो वहां पे क्या होता है, जब आप सब्जेक्शन 9, 8 या 10 तक पहुंचेंगे आपको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है जीवन में सर, ऐसा लगेगा आपको कि सर हम 9 तक तो आ गए पर पीछे वाले भूल गए बेटा, ऐसा लगता है। ह्यूमन बीइंग है हम सब लोग यार, सबके साथ होता है बेटा ये। पर वहां पे आपको एक बार सेकंड बार रिवीजन जब आप करोगे ना सर, फर्स्ट बार रिवीजन से क्या होगा, वो सब सेक्शन याद होगा बेटा आपको। अच्छा, सब सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं बोल भी दूंगा ना याद करना है तो भी ना हो पाएगा बेटा, ठीक है सर, अननेसेसरी टाइम खराब नहीं करना बेटा आपको। सेकंड थिंग सर, जब आप एक बार रिवीजन करेंगे इसका फर्स्ट बार, तो उससे क्या होगा, वो रेस्पेक्टिव सर्विस आपको याद होगी बेटा। फिर लास्ट में जब आएंगे ना तब तक आपको क्या लगेगा, पहले वाला भूल गए बेटा। फिर आप जब सेकंड रिवीजन करेंगे तब आपको लगेगा नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं भूला, सब कुछ याद है मेरे को बेटा। क्लियर? इसलिए इस सर्विस में इस सेक्शन नंबर 12 में और 13 में जो पढ़ाऊंगा वहां पे आपको 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा सेम डे बेटा। हाँ है ना भाई? फर्स्ट किसके लिए, उस सब सेक्शन को समझने के लिए, याद करने के लिए बेटा, और सेकेंड बार आपको ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि मेरे को सारा याद है बेटा। समझे? ये मेरी बात है, आप फॉलो करिएगा, मेरा एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों का बेटा, ठीक है। और ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो है कोई नया नहीं है बेटा सर, ये सर्विस टैक्स में आ गया था सर 2012 में बेटा, ठीक है सर, वहां से ये कंटिन्यू हुए किसमें, प्लेस ऑफ सप्लाई के फॉर्म में बच्चों।
ठीक है, तो आप जो पढ़ रहे हो वो वेरी नेक्स्ट लेवल से पढ़ रहे हो सर, मुझे पता है कहां से क्या पॉइंट समझ में आने वाला आपको बेटा। ठीक है, चलिए सरकार, इनके सब जीएसटी क्या बोला सर, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 10। सर उस दिन मैंने ट्रेन में क्या बेचा था बेटा, सर याद है वो इयररिंग्स है ना, एयरपोर्ट्स, वो क्या बोलते ये क्या क्या बेचा था मैंने, गुड़िया चूड़िया, हाँ बेचा, आपने पहनी हुई थी उस दिन सर, चूड़िया बेची मैंने बेटा, बैंगल्स तो इंग्लिश में बोलते हैं उसको, और सर लिपस्टिक बेची थी मैंने बेटा, क्रीम भी बेची थी मैंने बेटा, है ना, गुड्स बेचे थे बेटा मैंने। आज क्या लेके आ रहा हूं, चाय 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 मसाला चाय। ठीक है, अब ऐसे केस में सर अगर मैंने ऑनबोर्ड सर्विसेज सप्लाई करी, क्या सप्लाई करी मैंने बेटा, जैसे एयर होस्टेस बेचा, वो चाय लेके आई, चाय चाय मसाला चाय। ठीक है, अब ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, नहीं सर्विस, देख गुड्स के केस में क्या था बच्चों, वेयर द गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड। अब सर्विसेज में, सर्विसेज कोई बोर्डिंग करते हैं क्या सर, ऐसे केस में फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस, क्या बोला सर, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब कोई क्रूज है बेटा मुंबई टू गोवा, और वो रिटर्न होता है कहां से, गोवा से मुंबई बेटा वापस से, हाँ, पर उसका फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या है बेटा, मुंबई। मान लो मुंबई बेटा, मुंबई की कंपनी बेटा, मान लो वो मुंबई इसका ओरिजिन है बच्चा, हाँ है ना, तो सर मुंबई से गोवा जा रहा है और वापस रिटर्न होकर कहाँ आ रहा है बेटा, मुंबई आ रहा है बच्चा। कोई फ्लाइट है बेटा सर मुंबई से शुरू हो रही बेटा, कहां से स्टार्ट हो रही बच्चा, मुंबई से, फिर मुंबई से उदयपुर, उदयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से उदयपुर, और रात को वापस कहाँ जाती बेटा, मुंबई, हाँ है ना। अब पूरे दिन भर उन्होंने फ्लाइट में जो भी सर्विसेज सर्व करी है, ऑनबोर्ड सर्विसेज, सबके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, मुंबई होगा फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस। हाँ, गुड्स होता तो जहां से गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। कोई खास बात, टफ बात, आइए सर टेलीकॉम सर्विसेज वगैरह बच्चा, सब सेक्शन नंबर 11। अब सुना, सब सेक्शन 11 में आपको 4-5 पॉइंट मिलेंगे अलग अलग बच्चा, इधर ध्यान, नजर मेरी तरफ बेटा। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 11 ये बोलता है कि इसके लिए सर सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल एंड डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज, जैसे D2H डायरेक्ट टू होम टेलीविजन बेटा, डिश टीवी, अरे हाँ है ना भाई सरकार। इन सब के केस में, किन सब के केस में, डेटा ट्रांसफर, केबल सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, सर टेलीकॉम सर्विसेज, क्लियर, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज, इन सब के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, फर्स्ट उधर मत देखना कसम, अगर ये फिक्स्ड लैंडलाइन के थ्रू सर्विस दे रहे बेटा, किसके थ्रू सर्विस दे रहे बेटा, या डेटा ट्रांसफर कर रहे थ्रू लीज्ड लाइन बेटा, लीज्ड सर्किट्स। जैसे एयरटेल ने क्या किया पता है सर, पूरे इंडिया में नेटवर्क बिछा दिया बच्चा। सर एयरटेल का नेटवर्क बहुत सॉलिड है, बहुत, वो लड़की याद है बेटा जिसने ये था बेटा, एयरटेल का ओपन नेटवर्क वाला बेटा, कि चैलेंज वो क्या था यार उसमें, क्या सब कुछ ट्राई करो फिर सही चूज करो बेटा, हाँ है ना सर। एयरटेल ने नेटवर्क बिछा दिया पूरी इंडिया में बेटा। अब एयरटेल ने नेटवर्क तो बिछाया, साथ में क्या किया सर, उसने उस नेटवर्क को शेयर कर दिया वोडाफोन के साथ। उसने नेटवर्क को शेयर कर दिया किसके साथ, लीज्ड लाइन थी बेटा उसकी, इंटरनेट की बेटा, कनेक्टिविटी शानदार बेटा। सर जैसे हैथवे इंटरनेट सर्विसेज है ना मुंबई महाराष्ट्र वगैरह में बच्चा, हाँ है ना, तो सर हैथवे का खुद का लीज लाइन नहीं है बेटा, उसने क्या किया, एयरटेल से लीज पे ले लिया बेटा। तो दिस आर लीज्ड लाइन और लीज्ड सर्किट विच आर गिवन टू हैथवे, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो सर जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बेटा सर्विस प्रोवाइडर, वो फिक्स्ड लैंडलाइन के थ्रू कर रहा है बेटा, क्लियर। चलिए एक मुझे बताओ, टेलीफोन सर्विसेज फिक्स्ड लैंडलाइन के थ्रू सर्विस हो रही है बच्चा, आप बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा। एयरटेल का ऑफिस है कहां बेटा, मुंबई में बेटा, मान लो उसने लैंडलाइन कनेक्शन दिया आपके यहाँ पे, आपका ऑफिस का बेटा गुजरात,
बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? कि प्लेस ऑफ कंजम्पशन वो है ना यार बेटा आपका यार। हाँ, अगर मोबाइल कनेक्शन होता तो बात करेंगे 2 मिनट बाद बच्चा आपसे। क्लियर? फिक्स्ड लैंडलाइन समझ में आया आपको बेटा? फिक्स्ड लैंडलाइन के थ्रू सर्विस दी, मतलब आपके घर पे सर्विस दी बेटा यार, जहां आपका लोकेशन है वही दी सर्विस बच्चा। हाँ है ना भाई? तो बोलिए क्या, फिक्स्ड टेलीफोन लाइन या लीज्ड सर्किट्स या इंटरनेट लीज्ड सर्किट, केबल या डिश एंटीना होता ना सर। क्लियर? तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां सच फिक्स्ड टेलीफोन लाइन या लीज्ड सर्किट या एंटीना इज इंस्टॉल्ड या लोकेटेड बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। पर अगर यही किसका होता बेटा? मोबाइल कनेक्शन होता है, और मोबाइल के थ्रू वो लोग नजर इधर, मोबाइल के थ्रू वो लोग क्या कर रहे होते? टेलीफोन सर्विस दे रहे होते या इंटरनेट सर्विस दे रहे होते बच्चा। नॉट ओनली टेलीफोन, टेलीफोन एंड इंटरनेट सर्विसेज बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो ऐसे केस में डिपेंड्स, पोस्टपेड है या प्रीपेड है। चलो मैं पूछता हूं आपसे बेटा, आंसर आप देना बेटा। अगर पोस्टपेड है तो बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? एयरटेल है, आपने पोस्टपेड कनेक्शन लिया और सर आपको बिल आ रहा है, मान लो आपके ऑफिस के नाम पर, ऑफिस का है बेटा आपका गुजरात में बेटा, बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लॉजिकल है यार, सर्विसेज वहां कम है एक तरह से बेटा। अब आप मोबाइल लेके पूरे इंडिया में घूमो, उससे क्या करना है यार? क्लियर? तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द बिलिंग एड्रेस इज देयर बच्चा। हाँ है ना भाई? जो आपका बिलिंग एड्रेस होगा वही क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा सुनना, पर यही मोबाइल के केस में प्रीपेड होता है बेटा। क्या होता है बेटा? प्रीपेड। अच्छा, प्रीपेड में एक तो टेलीफोन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज और डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज बच्चा। अरे भाई आज मान लो सर टाटा स्काई, टाटा स्काई में प्रीपेड होता ना बेटा, सब्सक्रिप्शन में। अरे हाँ है ना भाई? तो ऐसे केस में सर प्रीपेड अगर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? उधर में देखना, मैं बताता हूं आपको बेटा। 2 ट्रांजेक्शन बेटा इसमें। कितने ट्रांजेक्शन में? 2। अगर आपने, चलो एयरटेल ने क्या किया बेटा? रिचार्ज कूपन या रिचार्ज वाउचर या सिम कार्ड बेचा किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को या सेलिंग एजेंट को बेटा। क्लियर? पहले मैं उस ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं बेटा। तो अगर एयरटेल ने रिचार्ज कूपन या वाउचर या, अच्छा रिचार्ज कूपन मतलब जरूरी नहीं वो कूपन हो बेटा, कूपन पहले चलते थे बच्चा, अभी ऑनलाइन हो जाता बच्चा उनके लिए, है ना? तो कुल मिला के उसने किसको बेचा है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटर को या रीसेलिंग एजेंट को बेटा। तो ऐसे केस में सर वो डिस्ट्रीब्यूटर का जो लोकेशन है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा, ताकि उसको आईटीसी मिल पाए बेटा। अरे हाँ है ना भाई? क्लियर? तो लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकंड, अगर एयरटेल ने डायरेक्ट सब्सक्राइबर को बेचा है बेटा, या फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर ने सब्सक्राइबर को बेचा बेटा, कुल मिला के किसने बेचा? किसको? डायरेक्ट सब्सक्राइबर को बेटा। तो ऐसे केस में प्रीपेड है बेटा। क्या है बेटा? ये प्रीपेड। तो वेयर सच प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड, मतलब एयरटेल स्टोर की जो दुकान है बेटा, हाँ है ना, वहां जाके आपने पेमेंट दिया बेटा, या डिस्ट्रीब्यूटर के यहां जाके आपने पेमेंट दिया बेटा और आपने रिचार्ज करवाया बच्चों, तो ऐसे केस में उसकी दुकान का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्योंकि हो सकता है मैं उदयपुर से, राजस्थान से या मुंबई महाराष्ट्र आया, प्रीपेड सर मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया सर, एक्सपायर हो गया, और मैंने यहां पे आके किसी दुकान से रिचार्ज कराया, तो मैं कहां से आया मतलब नहीं है, उसकी दुकान इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। है ना? अच्छा एयरटेल ने किसको बेचा बेटा? अगर डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को बेचा तो डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और एयरटेल ने या डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट ने डायरेक्ट किसको बेच दिया बेटा? कस्टमर सब्सक्राइबर को बेटा। तो ऐसे केस में सर वेयर सच प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सबका दिमाग एक जगह अटका हुआ है, सर हमने तो ऑनलाइन रिचार्ज कराया, हाँ है ना? तो सर आपका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड जो होगा उनके पास में, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आपका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड जो होगा दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और हाँ सुनना बच्चों ध्यान से, इन सारे केस में, इन सारे केस में अगर प्लेस ऑफ सप्लाई किसी केस में डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, अगर किसी केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो मैंने अब तक पढ़ा है उनसे अगर डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, तो सप्लायर का लोकेशन क्या मान लेंगे बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई। बोले सर, सर ध्यान देना बच्चा, अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो वो देख लेंगे बेटा, वो नहीं तो फिर सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो वो नहीं है तो फिर सप्लायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसी के साथ भारत माता की जय। ठीक है सर, चलिए एक बार वापस बात कर लूं मेरा आपसे, क्या पूरा आवाज नहीं आ रही हुई? चलिए सर, इन केस ऑफ जीएसटी ये पूरा सबसेक्शन खत्म हो गया बेटा, ठीक है? इधर नजर, इन केस ऑफ
टेलीफोन सर्विसेज। क्या बोला सर? टेलीफोन सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। पूरा बोल दूं बच्चों में? अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट किया, अब पूरा मेरी तरफ ध्यान देना बेटा। अभी रिवीजन चल रहा है। अभी हमने क्या किया? रीडिंग किया बेटा। तो रीडिंग करते हुए क्या हुआ? बहुत सारे पॉइंट जब आए तो अपने को लगा सारे इंडिविजुअल पॉइंट पढ़ तो लिए, पर लास्ट में आते थे लगा पता नहीं शुरुआत में जो पढ़ा याद है कि नहीं बेटा। ठीक है, तो जब रिवीजन करेंगे तो आपको मैं प्रूव कर दूंगा आपको सारे पॉइंट याद है बच्चा। ओनली थिंग इज द कॉन्फिडेंस। ठीक है, सुनना बच्चा ध्यान से। इन केस ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर सर्विसेज इंक्लूडिंग केबल सर्विसेज और डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, इन सब के केस में प्लेस सप्लाई क्या होगा? अगर फिक्स्ड लैंडलाइन, लीज्ड सर्किट, डिश टीवी या डिश एंटीना वगैरह के थ्रू आपने सर्विसेज दी है तो ऐसे केस में वेयर सच फिक्स्ड लाइन और लीज्ड सर्किट और एंटीना इज लोकेटेड या इंस्टॉल्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर मोबाइल कनेक्शन है बच्चों और उसके थ्रू टेलीकॉम सर्विसेज या इंटरनेट सर्विसेज दे रहे होते हैं, ऐसे केस में सर पोस्टपेड है। क्या है बच्चा? आप बताओ क्या होगा? बिलिंग एड्रेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर यही प्रीपेड होता और उसमें टेलीफोन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज और डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज D2H बेटा, हाँ है ना भाई? ऐसे केस में प्रीपेड अगर होता तो ऐसे केस में अगर सप्लाईज आर मेड टू डिस्ट्रीब्यूटर सेलिंग एजेंट फॉर सिम कार्ड हो गया, रिचार्ज कूपन हो गया, उसके लिए प्लेस सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ दी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट। और अगर फाइनल सब्सक्राइबर को बेचा है, फाइनल सब्सक्राइबर को बेचा है किसने भी बेटा, भले एयरटेल एंड डायरेक्ट बेचा हो या एजेंट ने बेचा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लेस सप्लाई क्या होगा? सर लोकेशन ऑफ दी सप्लायर इटसेल्फ बेटा, हाँ है ना भाई? वेयर सच प्रीपेमेंट इज कलेक्टेड। ठीक है, और इन सब केस में अगर आपका प्लेस सप्लाई नहीं आ रहा तो ऐसे केस में रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस सप्लाई। क्या बोला सर? रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस सप्लाई। पर अगर रेसिपिएंट का लोकेशन ऑन दी रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है अपने पास बेटा, ऑन रिकॉर्ड, तो ऐसे केस में फिर सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर आपने सब प्रीपेड के केस में क्या किया? ऑनलाइन रिचार्ज कराया। क्या करा बेटा आपने? तो सर ऐसे केस में रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। हाँ है ना भाई? डन। तो यहाँ पे क्या मल्टीपल केस होते हैं। अब आपने देखा होगा क्या, जब मल्टीपल केस हमने एक साथ रिवाइज किए तो अपने को ये एहसास होगा कि नहीं मेरे को याद है सर। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। अच्छा सुनो बच्चा, एक बात और ध्यान रखना, कभी एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि राइट डाउन सेक्शन नंबर 12। कभी एक क्वेश्चन आएगा? आप लॉजिकल सोचिए बेटा, आप क्या ये क्वेश्चन आएगा राइट डाउन सेक्शन नंबर 12? क्या आएगा बेटा एग्जाम में? कोई पर्टिकुलर एक क्वेश्चन दे देंगे, केस बना के दे देंगे बेटा। बोलते ना इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, केस स्टडी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे ही करता था बेटा एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न। और हम तो सर पढ़ते भी ऐसे ही हमेशा ही, डे 1 से ही। क्या ये थ्योरी सब्जेक्ट है बच्चों? क्लियर? प्रैक्टिकली पढ़ते बेटा हम चीजों को, हम कोई चीज को याद नहीं करते, रटते नहीं बेटा, मगअप नहीं करते बेटा। हाँ है ना भाई? इधर ध्यान। तो एग्जाम में कैसा आएगा क्वेश्चन, हमेशा ध्यान रखिए बेटा। कैसा आएगा? कोई केस देंगे, उस केस में आपको क्या होगा बेटा? वो ट्रांजैक्शन बताएंगे, वो ट्रांजैक्शन हम जैसे समझेंगे मेरी गारंटी है आंसर अपने आप आएगा बेटा। बस कीप पेशेंस, धीरे धीरे ट्रांजैक्शन डिफाइन करेगा, आंसर धीरे धीरे आएगा बेटा। इसलिए आपको टिप्स पे सेक्शन नंबर 12 याद करने की जरूरत नहीं है, आपको हर इंडिविजुअल केस पता होना चाहिए कि इस केस में ये प्लेस सप्लाई होता है बेटा। क्लियर? डन। सरकार ध्यान देना बच्चों, पढ़ना ही जरूरी नहीं है, पढ़ने की अप्रोच भी बहुत जरूरी बेटा। ओके सर, आइए बच्चों, इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला बच्चों? अब एक पॉइंट और है बेटा, लीज्ड लाइन, लीज्ड सर्किट जहां लोकेटेड होता है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। पर अगर लीज्ड लाइन और लीज्ड सर्किट इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी बेटा, तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा? सर प्रोपोर्शनेट रिगार्डिंग, प्रोपोर्शनेट इन रेस्पेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई attributable to each state और यूनियन टेरिटरी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई? अच्छा सुनो, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं दे रखा है फॉर ईच स्टेट, तो ऐसे केस में वैल्यू शेल बी डिटरमाइंड, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ईच स्टेट विल बी डिटरमाइंड यूजिंग द विल बी डिटरमाइंड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब रूल्स। और रूल में डिफाइन किया है क्या सर? रूल नंबर 6 ने बोला है क्या सर? इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, अगर आपने मल्टीपल स्टेट में, मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लीज्ड लाइन या लीज सर्किट के थ्रू आप सप्लाई कर रहे हो बेटा, डेटा ट्रांसफर सर्विसेज वगैरह बच्चों। हाँ है ना भाई? इधर ध्यान, इधर ध्यान, उधर नहीं। तो ऐसे कैसे प्लेस सप्लाई क्या होगा? इधर तो बहुत इजी बेटा, बहुत इजी है। तो सर नजर इधर, मान लो एयरटेल ने क्या किया, जो लीज्ड लाइन थी
वो मल्टीपल स्टेट्स में थी बेटा इसकी, हर स्टेट पूरे इंडिया में बेटा इसके पास। आज मान लो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने ऑफिस के इंट्रानेट के लिए लीज्ड लाइन, सर सर्किट्स वगैरह लीज पे लिए, किससे? एयरटेल से बेटा। होता ना यार, हेवी लाइंस होती बच्चा, सो दैट सर 24/7 सर सिक्योरिटी मेंटेन रहे उसकी, डेटा लीक नहीं हो बच्चों। हाँ है ना सर? कभी भी पावर गया सर, कनेक्शन गया, मामला गड़बड़ हो जाएगा सर्विंग के लिए, इसीलिए। क्या बोला सर? इसीलिए अब उन्होंने लीज्ड लाइन एयरटेल से लीज पे ले रखी परमानेंट बच्चा। कहां कहां पे? महाराष्ट्र में भी ले रखी है, और गुजरात में भी ले रखी बच्चा, और एक दिल्ली में भी ले रखी। चलो बेटा, तो ऐसे केस में प्लेस और सप्लाई क्या होगा एयरटेल के लिए बेटा? अगर रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज उसने वैल्यू लिखा है, बात ही खत्म हो गई बच्चा। पर अगर उसने वैल्यू एक साथ लिखा, मान लो ₹50 करोड़ 50, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। वैल्यूएशन मैकेनिज्म क्या होगा सर? जहां पर सर लीज्ड सर्किट के लिए पॉइंट्स लोकेटेड है, कहां क्या लोकेटेड है बेटा? पॉइंट। पॉइंट मतलब जहां से वो सर्विस देता है बेटा। एक पॉइंट कहां होगा बताओ बेटा? दिल्ली। एक पॉइंट कहां होगा बेटा? गुजरात। एक कहां होगा बेटा? महाराष्ट्र बेटा। क्लियर? तो 1:1:1 इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। चलिए सर, मान लो बीच में एक पॉइंट और है बेटा, इंटरमीडिएट पॉइंट। क्या है सर? इंटरमीडिएट पॉइंट कहां? राजस्थान में बेटा। क्लियर? तो उस पॉइंट को इंटरमीडिएट पॉइंट तभी बोलेंगे अगर उस लिस्ट सर्किट से सप्लाई राजस्थान में भी दे रहे हैं तो बेटा। हाँ है ना? तो उस इंटरमीडिएट पॉइंट को भी एक सेपरेट पॉइंट मान लिया जाएगा बच्चों। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों? किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 1:1:1:1 and respective state will be the place of supply in respect of leased circuit or leased line which are located in more than one state बेटा। बोलो यस सर? अरे पक्का? डन। ये विथ एग्जांपल आपको यहां दे रखा है बेटा। अरे यस या नो? ये इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए भी दे रखा है मैंने आपको बच्चों। अरे क्लियर? समझे मेरी बात? ये थर्ड एग्जांपल भी दे रखा है बच्चा मैंने आपको। अरे यस या नो? पक्का? डन। तो ये सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 11 खत्म होता है। अब तो आप कहे तो एक बार सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 11 एक बार पूरा बोल दूं क्या मैं आपके लिए? पक्का? ध्यान पूरा मेरी तरफ, संतोष एक बार पूरा ध्यान मेरी तरफ। ओके गुड सर, ध्यान मेरी तरफ पूरा, बुक्स में बिल्कुल नहीं बेटा, है ना? यस। इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी टेलीकॉम सर्विसेज, क्या बोला सर? टेलीकॉम सर्विसेज, डेटा ट्रांसफर, अरे हाँ है ना भाई, केबल सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज। सर इन सब के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? फर्स्ट केस। सर अगर लीज्ड सर्किट, लीज्ड लाइन या फिक्स्ड टेलीफोन लाइन या एंटीना के थ्रू सर्विस दी बेटा, तो जहां सच फिक्स्ड लैंडलाइन, एंटीना या लीज्ड सर्किट और लाइन इज लोकेटेड या इंस्टॉल्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। कोई डाउट? पर मोबाइल कनेक्शन है बेटा, टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस के लिए पोस्टपेड है, क्या करने का? आंसर मेरे को आपसे चाहिए। ठीक है डन। बिलिंग एड्रेस। थर्ड, अगर मान लो सर प्रीपेड है और उसके थ्रू आप टेलीकॉम सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज और डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विस दे रहे हो प्रीपेड के केस में, तो सर क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? दो केस बनेंगे कि सप्लाईज टू डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट, सेलिंग एजेंट दिया है तो ऐसे केस में उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर फाइनल सब्सक्राइबर को बेचा है, भले एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर में बेचाओ या डायरेक्ट एयरटेल में बेचाओ, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? वेयर सच प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड। हाँ है ना? और इन सब केस में अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं होता है तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, पर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर आपने ऑनलाइन रिचार्ज कराया, क्या करा बेटा आपने, तो आपका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और सर अगर मल्टीपल स्टेट में आपका लीज्ड लाइन या लीज्ड सर्किट लोकेटेड है जिसके थ्रू आप सर्विस देते हो, तो ऐसे केस में रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई रिगार्डिंग वैल्यूएशन मैकेनिज्म। पर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं दे रखा है वैल्यूएशन का, तो ऐसे केस में वैल्यू कैसे निकलेगा? सर जहां पे पॉइंट लोकेटेड बेटा, पॉइंट फॉर सप्लाई बेटा। हाँ है ना भाई? तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। पर अगर बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है तो उस पॉइंट को इंटरमीडिएट पॉइंट तभी बोलेंगे जब वहां से भी आप लीज लाइन की सर्विस दे रहे हो बच्चों। हाँ है ना भाई? तो ऐसे केस में 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे वैल्यू सप्लाई को बच्चा। बोलो यस सर? भारत माता की जय। टफ है क्या बच्चों? नहीं समझे? अच्छा ये ध्यान रखना, एग्जाम में कभी ये भी नहीं आएगा
जनरली नहीं आएगा कभी। ऐसा मुझे लगता है कि राइट डाउन सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 11, ऐसा भी नहीं आएगा यार। कोई केस देंगे, क्लियर, उसमें पूछेंगे बताओ ये हुआ तो क्या करेंगे, बताओ ये हुआ तो क्या करेंगे, बताओ ये हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है। तो हर एक पॉइंट का आपको आंसर पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। सर ध्यान देना बच्चों, एक बात और मैं कहता हूं बेटा, जैसे सर आप अपने आप से ये एक्सपेक्ट मत करना कि जिस स्पीड से, जिस तरीके से मैं आपको बोलता हूं, उस स्पीड से उस तरीके से आपको याद करना बेटा, या उस स्पीड से उस तरीके से आपको याद होना चाहिए। नहीं सर, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ। देखो मेरे को तो लगभग 13-14 साल हो गए सर, यही काम कर रहा हूं बेटा, है ना, एक ही काम, एक ही प्यार, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। आपके पास तो अभी मल्टीपल सब्जेक्ट्स है और टाइम भी लिमिटेड है बेटा, अरे हाँ है ना भाई, क्लियर। तो आपको टाइम डिवाइड करना पड़ता है। तो मेरा तो एक्सपर्टीज हो गया क्या, यही काम करते करते, ठीक है सर। आपकी स्पीड मेरे से भी तेज हो जाएगी, हो सकता है एग्जाम के बाद अगर आप इस फील्ड में आते हो, ये इंडायरेक्ट का काम करते हो आप, तो हो सकता है मेरे से भी तेज चले जाएंगे बेटा। पर अभी वो खुद से एक्सपेक्ट मत करना, वरना क्या होगा बेटा, आपका वो सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिलेगा नहीं बेटा अभी, हाँ है ना भाई, क्लियर। आपको क्या करना बेटा, आपको पता होना चाहिए कि हमसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या हमको हमारे रिलेवेंट क्या है, किस तरह से हमको पता होना चाहिए बच्चों, क्लियर, डन। आइए सर, ये हो गया क्या, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 12 बोलता है क्या, बैंकिंग सर्विसेज एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। बच्चा क्या है बेटा, बैंकिंग एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। इधर ध्यान सरकार, इन केस ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। देखो बेटा, शेयर्स बेचने खरीदने पे जीएसटी नहीं है, पर ब्रोकरेज पे तो जीएसटी लगेगा ना यार, क्लियर। बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस में सर, अगर मान लो रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, पर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जांपल, मान लो किसी बैंक से आपने लोन लिया बेटा, सर आपका, आपसे उसने क्या चार्ज किया, प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया। देखो इंटरेस्ट पे जीएसटी वैसे भी नहीं लगता बेटा, प्रोसेसिंग फीस पे जीएसटी लगता है, बैंक के चार्जेस पे जीएसटी लगता है बच्चों। ऐसे केस में अगर आपका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड उनके पास है, केवाईसी कर रखा है, ऑब्वियसली एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा, दैट लोकेशन, आपका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब भले आप रजिस्टर्ड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने केवाईसी कर रखा, आपका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा बेटा, हाँ है ना भाई। पर अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो बैंक की ब्रांच का जो लोकेशन वही क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल, मान लो क्या नाम सर, कुशाल भाई, सर आप गोवा घूमने गए बेटा, कहां गए हो बेटा घूमने, यस सर, और वहां इनको किसी पर्सन से कोई सप्लाई ऑफ सर्विस लेनी बेटा, पर सर उसने क्या किया, कल को तूने पेमेंट नहीं दिया तो, हाँ है ना। एट द सेम टाइम इसने बोला क्या, मैं तेरे को पेमेंट दे दूं, तू मेरे को सप्लाई नहीं करे तो, इसलिए उसने क्या बोला, एक काम कर, डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लेके आ जा, हाँ है ना, क्लियर। अब डिमांड ड्राफ्ट अगर बनवाया है, ये वहां गोवा की ब्रांच गया बैंक में और डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लेके आया बेटा, तो डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए उसने सर्विस चार्ज लिया बेटा बैंक ने, और देखना डीडी बनाने के लिए बैंक सर्विस चार्ज लेता है, पर जरूरी नहीं आपका अकाउंट हो बेटा उस बैंक में बेटा। अब आपका अकाउंट नहीं था बेटा, तो आपका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड भी उसके पास नहीं है बच्चा। अब एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो जहां बैंक की ब्रांच लोकेटेड थी, खुद सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई। बोले यस सर, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम्पल मैंने यहां दे भी रखा बेटा, समझा मेरी बात बच्चों। तो आप केवल रीड करिए, एग्जाम्पल सारे आपको मिल जाने वाले हैं बेटा, क्लियर, डन। सरकार आइए, इंश्योरेंस सर्विसेज क्या है सर, सर इधर इधर, जिंदगी के साथ भी जिंदगी है, LIC बेटा। तो इंश्योरेंस सर्विसेज, अच्छा सुनो, केवल लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेटा, स्टॉक इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस बच्चा, हाँ है ना भाई। सर तो इन सबका आईटीसी मिलता है रे, केवल हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस मना किया बेटा ब्लॉक 28 में बेटा, सारे इंश्योरेंस मना नहीं किया बच्चा, क्लियर। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, नजर इधर मेरी तरफ, ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर रेसिपिएंट क्या है बेटा, तो रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड भी नहीं है तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। सोचिए किसी का इंश्योरेंस किया और उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ही नहीं लिया बेटा, तो क्लेम कब भेजेंगे, हाँ है ना बेटा, समझ रहे हो क्या, उसकी आत्मा ही क्लेम लेने के लिए बेटा, यस नहीं बेटा, आत्मा जो आती है ना बेटा, वो तो उसके केस में ऐसे होता है बेटा, हाँ है ना बेटा, क्लेम नहीं मिलता उस केस में, यस या नो सर। इसीलिए क्या बोला सर, इंश्योरेंस सेक्टर में तो रेसिडेंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होता ही होता है बेटा,
मान लिया नहीं, होता ही होता है बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात? डन। तो यहाँ पे दो केस बेटा, कितने केस बेटा? दो। अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन बेटा, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड जो होगा दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब उसी का लोकेशन मानना बेटा हमेशा ही। ठीक है, डन। ये था सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 13। आइए सर सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 14, ये तो ध्यान। ये है एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट। नजर इधर बेटा सर, इधर इधर 2 मिनट के लिए बेटा। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज क्या बच्चों? सर आप देखना गवर्नमेंट भी तो अपने एडवर्टीजमेंट कराती बेटा, है ना भाई? वन नेशन, कोई बात नहीं, कैमरा से फर्क नहीं पड़ा ना कुछ? ओके चलेगा चलेगा, और हिलाओ कोई दिक्कत नहीं है सर। सर मान लो, इधर ध्यान इधर ध्यान। सर गवर्नमेंट को आपने एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दी, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, या कोई स्टेटरी बॉडी गवर्नमेंट की बेटा, अरे हाँ है ना, या कोई लोकल अथॉरिटी बेटा, उसको आपने सर्विसेज दी बेटा, अरे हाँ है ना बेटा? सर ओके ओके, तो सर अगर आपने क्या किया बेटा, सर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दी है, अब भले वो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज न्यूज़पेपर में दी हो, रेडियो पे दी हो बेटा, टीवी पे दी हो बेटा आपने एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, अरे हाँ है ना भाई? तो इन सारे केस में एडवर्टीजमेंट सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो? अच्छा एडवर्टीजमेंट स्पेसिफिकली किसके लिए बेटा? ये गवर्नमेंट के लिए, आपके हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेटरी बॉडी या लोकल अथॉरिटी को सर्विसेज दी है, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वो स्टेट होगा, दैट स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहां पे वो एडवर्टीजमेंट डिससेमिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? जहां पे वो एडवर्टीजमेंट गया है बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर। पर अगर वो एडवर्टीजमेंट मोर देन वन स्टेट या मोर देन वन यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रहा है, या मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रहा है, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर रेस्पेक्टिव स्टेट, क्या बोला सर? रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एट्रीब्यूटेबल टू ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी बेटा, हाँ है ना भाई? और अगर कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं दे रखा तो रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और उसके केस में वैल्यू कैसे निकालेंगे या प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? एज में भी प्रिस्क्राइब उसके लिए रूल दे रखा है बेटा, पर सुनो उसका रूल मैंने आपको बुक में नहीं दे रखा है, सुनो क्यों? क्योंकि अगेन ये स्पेसिफिक सेक्टर है बेटा। क्या है ये? एक तो एडवर्टीजमेंट सेक्टर बेटा, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर अलग दे रखा है, रेडियो के लिए अलग दे रखा है, टेलीविजन के लिए अलग दे रखा है, अलग अलग मोड के इंटरनेट के थ्रू दे रखा है तो अलग दे रखा है बेटा। तो वो ऐसा कभी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में कभी आया नहीं कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री का पूछे बेटा आपको ये, ठीक है? तो वो बहुत बड़ा रूल है 2-3 पेज का, इससे मेरे को लगता नहीं कि वो पढ़ना चाहिए आपको बेटा, इसलिए मैंने नहीं दे रखा बेटा, हाँ है ना भाई? यस। तो सर इन केस ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विसेज क्या बोला सर? प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेटरी बॉडी और लोकल अथॉरिटी, तो जिस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में वो एडवर्टीजमेंट डिससेमिनेट हो रहा है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और मल्टीपल स्टेट में हो रहा है तो proportional to valuation mechanism आप देखेंगे इस पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नहीं दे रखा तो वैल्यूएशन मैकेनिज्म, सर नहीं दे रखा कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसे केस में इट शैल बी डिटरमाइंड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बेटा, हाँ है ना भाई? और रूल हम नहीं पढ़ रहे बेटा, ठीक है डन। बाकी सारे रूल हमने पढ़े बच्चा, यस या नो? जैसे इलेक्शन आता है बेटा, उससे पहले क्या होता है बेटा? एडवर्टीजमेंट चालू हुए थे बेटा, हाँ है ना? सर दिल्ली गवर्नमेंट, सर दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट देती कहाँ बेटा? कर्नाटका में बेटा, महाराष्ट्र में बेटा, ताकि उनकी पार्टी का प्रचार हो बेटा। यूपी गवर्नमेंट के अचीवमेंट ये योगी सरकार के, आप देखना जरूरी नहीं केवल यूपी में आते बेटा एड, और हाँ है ना भाई? सर कई सारे स्टेट में आपने देखे होंगे बच्चों, हाँ है ना भाई? क्लियर। तो सर उन सब के केस में जिस स्टेट में वो एडवर्टीजमेंट डिससेमिनेट हो रहा है दैट रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, हाँ है ना मालिक? और खास बात इसी के साथ सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 14 भी खत्म होता है अब, और इसी के साथ सेक्शन नंबर 12 पूरा खत्म होता है अब। कोई खास बात, कोई टफ बात? क्लियर? ओके ओके, आपके लिए तालियां बेटा बस। ओके डन। सर इधर इधर नजर इधर, मालिक मालिक अब ध्यान मेरी तरफ पूरा। सर
ये हमने क्या पढ़ा बेटा, सेक्शन नंबर 12। नजर इधर बेटा, अब देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जिस तरह से जिस अप्रोच से मैंने यहां पढ़ा है उसी अप्रोच से आपको रिवीजन करना है। वो अगर किया है तकलीफ कभी नहीं आएगी। सर सेक्शन नंबर 12 पूरा रिवाइज कर दूं क्या एक बार यार? आवाज नहीं आ रही ओए। चलो एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए पढ़ाने से पहले बेटा, रिवाइज कराने से पहले एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए बेटा, नजर इधर। मान लो सर, क्या नाम सर? विनीत भाई। सर विनीत इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लो बेटा। अरे मानो ना सब जने। तो सर इसने किसी कंसर्न की ऑडिट करी बेटा। क्या करी बेटा? ऑडिट। ऑडिट फीस चार्ज किया ₹10 लाख। बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? पहले ही बात क्या चेक किया आपने? पहले सबसे पहले क्या चेक करना है बेटा आपको? क्या सर्विसेज सबसेक्शन 3 से लेके 14 में कवर है क्या? ये चेक किया आपने? देख लेते बेटा। 3 में क्या है? इम्यूल रिलेटेड सर्विस बेटा। 4th में वो रेस्टोरेंट, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट बेटा, है ना भाई? सर 5 में क्या था बेटा? ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल। 6 में क्या था? एडमिशन टू एन इवेंट वगैरह बेटा। 7 में क्या था? ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट या स्पॉन्सरशिप सर्विसेज वगैरह, उससे एंसिलरी सर्विस बचा, है ना भाई? क्लियर। 8 में क्या था? गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन। 9 में क्या था? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। 10 में क्या था? ऑनबोर्ड सर्विसेज, क्रूज वगैरह सर्विसेज दी, फ्लाइट में सर्विस दी बच्चा। क्लियर। 11 में क्या था बच्चा? सर बैंक टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वो डेटा ट्रांसफर वगैरह बच्चा, हाँ है ना भाई? सर 12 में क्या था बेटा? बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज बच्चों। ये कोई फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं थी, ठीक है, स्टॉक ब्रोकिंग में नहीं थी बेटा। देन 12 13 क्या बोलता है? इंश्योरेंस सर्विसेज। और 14 क्या है? एडवर्टाइजमेंट टू गवर्नमेंट। क्या कहीं पे आपकी ऑडिट या कंसल्टेंट सर्विस कवर हो रही थी बच्चा? नहीं। तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 2 जनरल प्रोविजन लगेगा। वो बोलता है क्या? अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा सुनो, वो तो होगा ही होगा ना बेटा, ऑडिट कर ही रहे, ऑडिट किया ना बेटा आपने। क्लियर, समझे मेरी बात? वो तो होगा। और किसी केस में कंसल्टेंसी सर्विस मान लो बेटा, वो भी एड्रेस भी नहीं है, तो ऐसे केस में सप्लायर खुद का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अप्रोच समझ में आया बेटा आपको ये? अच्छा, आपको सबसेक्शन याद नहीं होंगे चलेगा बेटा, पर क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक सर्विसेज किस किस की दे रखी बेटा, हाँ है ना भाई? सर मैंने पता है क्या किया, ये एग्जाम्पल के थ्रू एक बार पूरा सेक्शन में 12 रिवाइज कर दे बेटा आपको, हाँ है ना? क्लियर। चलिए सर अब मैं पूरा सब सेक्शन में क्या क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वो भी रिवाइज कर रहा है बेटा आपको, हाँ है ना भाई? अभी मैंने कल नाम लिया सेक्टर का बच्चा, ठीक है, ध्यान इधर होना चाहिए बेटा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं जिस अप्रोच से मैंने पढ़ाया उसी अप्रोच से आपका रिवीजन होना चाहिए बेटा। मैं क्या कर रहा हूं, पूरा सेक्शन पढ़ाने के बाद उसको रिवाइज भी कर रहा हूं बेटा बार बार बीच में, ठीक है सर? सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 1 बोलता है क्या? अगर दोनों पर्सन इंडिया के हैं तो ये सेक्शन लगाने का बेटा, ठीक है? सब सेक्शन 2 से शुरू होता है, वो बोलता है रेसिडुअल प्रोविजन, अगर सब सेक्शन 3 से 14 में आपकी सर्विस कवर नहीं होती है। अच्छा, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यार रखोगे तो रिवीजन होगा बेटा, ठीक है? दिमाग चलना चाहिए, थोड़ा सा भी आउट हुए सर रिवीजन नहीं हो पाएगा बेटा आपका, ठीक है? एंड सर रिवीजन हमेशा फास्ट ही होता है, वी आर नॉट री रीडिंग, वी आर जस्ट रिवाइजिंग, ओके प्लीज सर कॉन्सेंट्रेशन इधर बेटा। सरकार सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 बोलता है जनरल प्रोविजन, वो बोलता है क्या? सब सेक्शन 3 से लेके 14 में अगर आपकी सर्विसेज कवर नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड एज अंडर बेटा। अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन बेटा, नहीं तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई, वो भी नहीं तो सप्लायर का लोकेशन खुद का ही क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसेक्शन 3 बोलता है क्या? सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सर होटल अकोमोडेशन, हाउस बोट, ऑर्गेनाइजिंग द ये आपका मैरिज फंक्शन वगैरह होता है ना, मैरिज हॉल बुक करना वगैरह सब कुछ, एंड एंसिलरी सर्विसेज इन रिलेशन टू दैट टू बेटा। सर प्लेस सप्लाई क्या होगा? जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, रेसिडेंट रजिस्टर्ड है नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर प्रॉपर्टी अगर आउट ऑफ इंडिया है तो रेसिपिएंट का लोकेशन, और प्रॉपर्टी अगर मोर देन वन स्टेट में तो रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर वैल्यूएशन मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन नहीं किया तो सर इट विल बी डिटरमाइंड एज वी प्रिस्क्राइब्ड, उसके लिए रूल दे रखा है। रूल बोलता है क्या? होटल के केस में यूनाइटेड स्टेट,
हाउस बोट के केस में टाइम स्पेंड, एनी अदर केस के केस में एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इसमें रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो ना हो वी डोंट केयर। सर फिर 12 सबसेक्शन नंबर 4 बोलता है क्या? सर रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज बेटा। सर फिटनेस सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज, वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। है ना मालिक? इसलिए रेस्टोरेंट हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते बिल पे बेटा हमेशा। हाँ है ना भाई? फिर आता है क्या सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 5 बोलता है क्या? ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल के केस में अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन, नहीं है तो फिर वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। 6 बोलता है क्या? एडमिशन टू इवेंट या bookmyshow.com, याद है बेटा? एंसिलरी सर्विसेज फॉर एडमिशन बच्चों। तो ऐसे केस में जहां इवेंट हो रहा है या वो अम्यूजमेंट पार्क जहां लोकेटेड दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर 7 बोलता है क्या? ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट या स्पॉन्सरशिप ऑफ द इवेंट या फिर एंसिलरी सर्विसेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट के केस में वो याद है साउंड इंजीनियर बेटा। सर एंसिलरी सर्विसेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट बेटा के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन, बात खत्म, आगे सेक्शन पढ़ने के नहीं बेटा। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां इवेंट हो रहा है, इवेंट अगर आउट ऑफ इंडिया हो रहा तो रेसिपिएंट का लोकेशन, मल्टीपल स्टेट में हो रहा तो रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं दे रखा तो एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पर ये सब की बात आएगी नहीं अगर रेसिपिएंट क्या है? रजिस्टर्ड है। इधर 12.7 12.8 बोलता है क्या? इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड तो बात खत्म, उसका लोकेशन। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग मेल और कुरियर सर्विस बच्चों। हाँ है ना भाई? एंड सर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो जहां से गुड्स उठाया है, मतलब द प्लेस वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन बच्चों। हाँ है ना भाई? एंड सर 12.9 बोलता है क्या? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में, किसी केस में बच्चों? सर जहां से पैसेंजर को उठाया बेटा। हाँ है ना बेटा? पर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन, वो नहीं तो जहां से पैसेंजर को उठाया, मतलब द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। पर रिटर्न जर्नी अगर है, क्या है बेटा? दोनों जर्नी को सेपरेट जर्नी मानेंगे। और अगर प्लेस ऑफ एम्बार्केशन नहीं पता एट द टाइम ऑफ बुकिंग द पैसेज तो ऐसे केस में सबसेक्शन नंबर 2 लगाएंगे। पर इन सब की बात आएगी नहीं अगर रेसिपिएंट क्या है? रजिस्टर्ड। गुड। सबसेक्शन नंबर सर 10 ऑन बोर्ड सर्विसेज बेटा। फ्लाइट में सर्विसेज ली, क्रूज पे सर्विसेज ली बच्चा आपने ऑन बोर्ड, तो ऐसे केस में फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई? देन 11 बोलता है क्या? टेलीकॉम सर्विसेज, डेटा ट्रांसफर वगैरह सर्विसेज बेटा। हाँ है ना भाई? इन सब के केस में सर अगर फिक्स्ड लैंडलाइन वगैरह सर्विस दी तो जहां वो लोकेटेड बेटा, मल्टीपल स्टेट में तो रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? और वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं दे रखा तो जहां वो पॉइंट लोकेटेड बेटा। हाँ है ना बेटा? बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट है, वहां से भी अगर आप सर्विस देते हो तो 1:1:1 याद आया बच्चा आपको? यस। पर अगर मोबाइल कनेक्शन है तो सर प्रीपेड पोस्टपेड है, बिलिंग एड्रेस प्रीपेड है, तो सेलिंग एजेंट को अगर बेचा है तो सेलिंग एजेंट का लोकेशन, सब्सक्राइबर को बेचा है तो वेयर सच प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड। और इन सब के केस में अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं आता तो रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो उसका लोकेशन द प्लेस ऑफ सप्लाई, वो नहीं है तो फिर सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और अगर आपने ऑनलाइन रिचार्ज कराया तो इस केस में योर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड जो होगा वही क्या हो जाएगा बच्चों? प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12 बोलता है क्या? बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग। अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो वो ले लेना, नहीं तो फिर सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। इंश्योरेंस सर्विस के केस में रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड तो होगा ही होगा, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। 12.14 बोलता है क्या? सर गवर्नमेंट को अगर आपने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दी तो जिस स्टेट में वो एडवर्टाइजमेंट डिससेमिनेट हो रहा है दैट इज द रेस्पेक्टिव स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई। मल्टीपल स्टेट में हो तो प्रोपोर्शनल टू ईच स्टेट बेटा। हाँ है ना भाई? इसी के साथ पूरा सेक्शन में 12 3-4 बार खत्म होता है अब बेटा। हाँ ना भाई? अब आप मुझे बताओ, जब मैंने रिवीजन करा तो हर पॉइंट आपको याद आया कि नहीं आया बेटा? पक्का बच्चों? डन। तो सर आपको जैसे मैंने याद किया ना बेटा सेक्शन में 12 सब सेक्शन वाइज, ऐसा आपको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है? याद हो जाए अच्छी बात है बेटा, पर ऐसा टिप टू टिप याद होना जरूरी नहीं। पको आपको हर इंडिविजुअल सर्विस याद होना चाहिए बेटा कि इस सर्विस में ये प्लेस ऑफ सप्लाई, इस सर्विस में ये प्लेस ऑफ सप्लाई बच्चा। हाँ ना भाई? क्लियर? डन। इसी के साथ सेक्शन में 12 खत्म होता है। अब 12 के बाद क्या था बच्चा? 13। आयुष भाई क्या बोल रहे थे बताइए मेरे को। अब आप भूल गया? कोई बात नहीं सर। हाँ बेटा। यस कंटिन्यूस होगा बेटा। देखो ले ओवर है तो भी कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस है। टिकट एक ही ना बेटा,
मैं तुम्हें समझाता हूँ बच्चों। फ्लाइट टिकट बेटा इनका क्या है बेटा? फ्लाइट टिकट। अब मैं उदयपुर से पुणे जा रहा हूँ बेटा। कहाँ जा रहा हूँ बेटा मैं? पुणे। अब उदयपुर टू पुणे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है बेटा। उदयपुर टू पुणे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। अच्छा मैं मान लो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं अगर रजिस्टर्ड होता तो बात ही खत्म, मेरा लोकेशन द प्लेस सप्लाई बेटा। मैं अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं तो उदयपुर टू पुणे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। वो क्या करता है बेटा? वो कनेक्टिंग फ्लाइट जोड़ता है बेटा। वो मेरे को मान लो पुणे उदयपुर टू मुंबई लेके आता है, मुंबई से फिर पुणे में जाता हूं बच्चा। अब सर हो सकता है वही फ्लाइट जिससे मैं उदयपुर से मुंबई आया है, वही फ्लाइट कहां जा रही है बेटा? पुणे जा रही है। तो मैं बैठा रहूंगा फ्लाइट में बेटा। फ्लाइट एक बार मुंबई उतरेगी, मेरे को बोलेंगे तू मत उतरना मंगल बेटा, ठीक है? हमने बैठे रहे बेटा वहाँ पे, ठीक है? मैं वहाँ पे पास वाली सीट में बैठ गया बेटा, उसके पायलट के पास में बेटा, ठीक है? आगे आगे बेटा सर। अब और फ्लाइट कहाँ पहुंच गई बेटा? आगे पुणे। खत्म बात। तो टिकट एक ही बेटा, बात खत्म सर। सेकंड, अगर मान लो सर फ्लाइट चेंज करनी बेटा, क्या करनी बेटा? फ्लाइट चेंज करनी है। उसने टिकट तो बुक कर दिया मुंबई टू सॉरी उदयपुर टू पुणे का, पर मेरे को मुंबई टू उदयपुर टू मुंबई अलग फ्लाइट है बेटा, वहां उतरना है मेरे को और फिर फ्लाइट चेंज करनी है, दूसरी फ्लाइट में एम्बार्क करना है और फिर वो फ्लाइट कहां जाएगी बेटा? मुंबई टू पुणे। हाँ है ना भाई? अगेन टिकट दो है कि एक है मुझे बताओ? एक ही है ना बेटा। इसको बोलते हैं कंटिन्यूस जर्नी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कंटिन्यूस जर्नी। दिस इज नॉट रिटर्न जर्नी बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? एक ही टिकट है ना बच्चा। सिंगल चार्ज लिया उसने मेरे से बेटा, मुंबई उदयपुर टू पुणे का सीधा बेटा। तो ऐसे केस में सिंगल टिकट सिंगल प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां से पैसेंजर ने एम्बार्क किया, कहां से? उदयपुर विल बी द प्लेस सप्लाई पुणे तक के लिए बेटा, ठीक है? पर मैं होशियार बेटा, मैंने क्या किया? मैंने उदयपुर टू मुंबई की फ्लाइट अलग बुक कराई बेटा और फिर मुंबई से पुणे की फ्लाइट अलग बुक कराई। तो मेरे लिए क्या है बेटा? ये दो टिकट है बेटा, दोनों का चार्ज मैंने अलग अलग दिया बेटा। तो दोनों के केस में रेस्पेक्टिव प्लेस जहां से मैंने एम्बार्क किया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके माहौल? हाँ सर। एक मिनट, क्या बेटा? सर टीवी पे एडवर्टीजमेंट आए, रेडियो पे आए, न्यूज़पेपर में आए, होर्डिंग पे एडवर्टीजमेंट हो, कहीं पे भी हो साहब। प्लेस सप्लाई गवर्नमेंट के केस में क्या है? 12-14 लगा दीजिए आप, जहां वो एडवर्टीजमेंट डिससेमिनेट हो रहा है बच्चों। हाँ है ना? क्लियर सर? प्लीज क्या क्या है? हाँ, इन्होंने स्टॉक का ऑडिट किया बेटा, वेयरहाउस में जो जो गुड्स पड़ा है स्टॉक का वेरिफिकेशन किया बेटा, ऑडिट वाला। हाँ हाँ, सारे रेसिपिएंट के एड्रेस जो है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में। सर्विसेज तो लेकिन आप हेड ऑफिस को दे रहे हो बेटा। हाँ, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? दिस इज द क्वेश्चन बेटा, आप बताइए। सब सेक्शन 3 से लेके 14 में कहीं कवर है क्या बच्चा? ये कवर है क्या? नहीं है। हाँ, कहाँ कवर होता है बच्चा? 2 में। 2 क्या बोलता है बेटा? रेसिपिएंट का लोकेशन द प्लेस सप्लाई, अगर वो रजिस्टर्ड है तो बेटा। क्या वो रजिस्टर्ड है क्या बच्चा? यस, ठीक है। तो सर आपके क्लाइंट कौन है? हेड ऑफिस है कि सर रेस्पेक्टिव ब्रांच है बेटा आपके लिए? आप बिल किसको लिख रहे हो बेटा? बिल आपका पेमेंट कौन करेगा बेटा? हेड ऑफिस। तो उसको बोलते हैं रेसिपिएंट बच्चे, ठीक है। तो रेसिपिएंट का लोकेशन द प्लेस सप्लाई विच इज द हेड ऑफिस बच्चा। अब सुन, आईएसडी मैकेनिज्म याद है बेटा आपको? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह वो चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बच्चा। हाँ है ना भाई? यस, ओके मालिक, डन। वो एक अलग कंसर्न है आईएसडी वाला बेटा, बट हमारे रेसिपिएंट कौन कहलाएगा? वो हेड ऑफिस कहलाएगा, हु इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट टू अस। रेसिपिएंट किसको बोलते हैं बेटा? जिसने हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो हमको पेमेंट करेगा बेटा, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट इज कॉल्ड रेसिपिएंट बेटा, ठीक है। तो हेड ऑफिस का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इफ ही इज रजिस्टर्ड बेटा। हाँ है ना भाई? डन। बोलो सर। सर ऑनबोर्ड सर्विसेज, सुनना बच्चा ध्यान से, अच्छा पॉइंट बताता हूं मैं आपको, मस्त केस बनाता हूं तेरे लिए, ले मजा आ जाएगा जीवन में तेरे को। बस मान लो ऑनबोर्ड सर्विसेज की बात कर रहा है बेटा ये। सर फ्लाइट है बेटा, वो मॉर्निंग में मुंबई से उड़ती है बेटा, उदयपुर पहुंचती है, उदयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से उदयपुर, उदयपुर से वापस मुंबई रात को आ जाती है बेटा। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस? तो पूरी जर्नी में, पूरे दिन भर में वो फ्लाइट के अंदर जो भी ऑनबोर्ड सर्विसेज हुई उन सब के लिए प्लेस सप्लाई क्या बेटा? मुंबई। अब पैसेंजर जहां से एम्बार्क हुए बेटा, मैं पैसेंजर टिकट की बात नहीं कर रहा बेटा आपसे,
अगर पैसेंजर रजिस्टर्ड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑन बोर्ड सर्विसेज में क्या है बेटा, जहां फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस बेटा, ठीक है। अब मान लो पैसेंजर जो एम्बार्क हो रहे हैं, वो कुछ हो सकता है मुंबई से एम्बार्क होंगे सुबह सुबह बेटा, कुछ उदयपुर से, कुछ जयपुर से, कुछ उतरते गए होंगे, चढ़ते गए होंगे बेटा, हाँ ना भाई, क्लियर। अब ऐसे केस में उनका जो टिकट का वैल्यू है बेटा, क्या है बेटा, पैसेंजर का जो टिकट प्राइस है बेटा, दैट इज कॉल्ड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बच्चों। उसके लिए रेस्पेक्टिव सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 लगेगा बेटा, और उनके टिकट अमाउंट के लिए प्लेस सप्लाई क्या आएगा, जहां से अगर वो रजिस्टर्ड तो उनका लोकेशन बेटा, नहीं तो जहां से उन्होंने एम्बार्क किया दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। पर उन सारे पैसेंजर ने रास्ते में कहीं भी ऑन बोर्ड सर्विस ली हो बेटा, मुंबई इज द प्लेस सप्लाई सबके लिए बच्चा, हाँ है ना भाई, यस। अच्छा सुनना, आप पैसेंजर के एंगल से देखो ही मत, आप तो एयरलाइंस के एंगल से देखो ना यार, है ना। एयरलाइंस मान लो कहां रजिस्टर्ड थी बेटा, मुंबई में। अब रास्ते भर में कहीं भी ऑन बोर्ड सर्विस दी हो, प्लेस सप्लाई क्या बेटा, मुंबई ही है। क्या हो गया बेटा, ये इंट्रा, इंट्रा तो क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, पूरे रास्ते में कहीं भी ऑन बोर्ड सर्विस दे दो बेटा आप, पैसेंजर कहीं का भी उसे कंसर्न नहीं है, ठीक है मालिक, डन। सरकार यहां तक बात समझे मेरी आप, डन, बोलिए सर। भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना पड़ता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक पर्सन है बेटा, और जीएसटी अपने आप में एक अलग डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स अलग डिपार्टमेंट है बेटा, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जीएसटी की अगर लायबिलिटी तो उसको जीएसटी पे करना पड़ता है, और उनका अमाउंट भी सीजीएसटी वाले अकाउंट में अलग जाएगा, एसजीएसटी वाले अकाउंट में अलग जाएगा, आईजीएसटी वाले अकाउंट में अलग जाएगा। ऐसा नहीं कि अपना ही तो है टैक्स, दो अपने से क्या लेना टैक्स, ऐसा नहीं है सर, ओके। क्योंकि उस फंड का फिर एलोकेशन होता है बच्चा अलग अलग जगह, हाँ है ना मालिक, डन। सरकार ये आपका सेक्शन नंबर 12 पूरा खत्म होता है, अब आइए सेक्शन नंबर 13 की बात कर लेते हैं बच्चों हम, हाँ है ना भाई। और यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सर, पक्का, डन। सेक्शन नंबर 13, बच्चों बच्चों, अरे मालिक नजर इधर, एक बार पहले विजन तैयार करना दो मेरे को आपके लिए। सेक्शन नंबर, आवाज नहीं, सेक्शन नंबर 13, जहां पे सर सप्लायर ऑफ सर्विस और सप्लायर ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, सर दोनों टैक्सेबल टेरिटरी के नहीं है, दोनों में से हो सकता है एक टैक्सेबल टेरिटरी का हो, एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का हो, या हो सकता है दोनों ही नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के बचा। तो ऐसे केस में प्लेस और सप्लाई क्या होगा, क्लियर। उसके लिए फॉलोइंग सबसेक्शंस देखे जाएंगे, ये था सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन नंबर 1 बेटा, कि जहां पे 1% इंडिया का 1% आउट ऑफ इंडिया के, दोनों ही आउट ऑफ इंडिया के हैं, तो ऐसे केस में प्लेस और सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस सेक्शन बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। अब सुनिएगा ध्यान से, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 में क्या बोला बेटा, दिल थाम के तो ध्यान, वही थी में बेटा, कि जिसका कोई नहीं उसका सबसेक्शन नंबर 2। बुक्स में मत देखना, रिक्वेस्ट मेरी आपसे बच्चा, क्योंकि मेरे को पहले आपका विजन तैयार करना बेटा, क्लियर। सबसेक्शन तो पढ़ लेंगे रे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका अप्रोच समझ में आ गया ना, मजा आ जाएगा जीवन में सर आपको, और जो लेवल से पढ़ाऊंगा मैं आपको जीवन भर काम आएगा सर, गारंटी, ठीक है। सुनना ध्यान से बस सर, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 बोलता है जनरल प्रोविजन, जिसका कोई नहीं उसका सबसेक्शन नंबर 2। अगर आपकी सर्विसेज सबसेक्शन 3 से लेके 13 में कवर होती, कहां कवर होती बेटा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 13 ही सबसेक्शन है बेटा, वहां 14 थे बेटा, हाँ है ना भाई। अगर आपकी सर्विसेज सबसेक्शन नंबर 3 से लेकर 13 में कवर होती तो रेस्पेक्टिव सबसेक्शन देखा जाएगा, पर वहां कवर नहीं होती तो सबसेक्शन नंबर 2 से प्लेस और सप्लाई निकलेगा, वो बोलता है क्या, अच्छा दोनों में से 1% इंडिया का 1% आउट ऑफ इंडिया का बेटा, ढंग से हूं नहीं आ रहा बेटा। तो यहां पे पूरे सेक्शन नंबर 13 में देखना, कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन ये रहेगा, नहीं है तो ये होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो या ना हो, इस पर डायरेक्ट पॉइंट लिखे बेटा। 14 सेक्शन नंबर 12 से पढ़ा था हमने बेटा, वहां क्या था बेटा, कई सारे सेक्शन देखा था हमने, क्या अगर रजिस्टर्ड ये होगा, नहीं तो ये होगा बेटा, ठीक है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, सुनो ध्यान से।
सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, अगर आपकी सर्विसेज सबसेक्शन 3 से लेकर 13 में कवर नहीं होती है तो सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बोला सर? देखो अगेन, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इज नॉट डिटर्मिनेबल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बच्चा क्या बोला बेटा, if the location of the recipient is not determinable in the ordinary course of business, तो ऐसे केस में फिर सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई। किसका लोकेशन बेटा? गुड, आई रिपीट सर, बाय डिफॉल्ट क्या है, रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स बेटा। और अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसका रेसिपिएंट का लोकेशन हमारे पास नहीं है, तो सर सानिध्य भाई ऐसे केस में सप्लायर का लोकेशन, क्या बोला बेटा, सप्लायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई? यस। अच्छा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेसिपिएंट का लोकेशन डिटरमाइन नहीं हो रहा है तो सप्लायर का लोकेशन, इसका मतलब यह है बेटा कि आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं डालने रेसिपिएंट का लोकेशन निकालने के लिए बेटा। अगर इजी वे में रेसिपिएंट का लोकेशन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके ठीक है सर। अब सुनो, अगर आपकी सर्विसेज सबसेक्शन 3 से लेके 13 में कवर होती है तो रेस्पेक्टिव सबसेक्शन लगाएंगे बेटा। हाँ है ना भाई? नहीं कवर होती तो सबसेक्शन 2। यहां तक समझा क्या बेटा आपको? यार पता है, अगर आगे के सबसेक्शन मैंने पढ़ा दिया आपको पर उससे पहले एक बात नहीं समझा ना बेटा, तो सेक्शन 13 कभी काम नहीं आएगा बेटा लाइफ में। सुनना ध्यान से बेटा। देखो बच्चों, सेक्शन नंबर 13 जो हम पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। नजर दे बेटा, है ना? 2 मिनट, मस्त पॉइंट बताता हूं मैं आपको। सर सेक्शन नंबर 13 तो केवल एक पॉइंट निकल रहा है क्या, कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है यार, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताता ये अपने को। पर सिंस दीज आर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, हो ही नहीं कर रहे यार लोग। पता है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है सर्विसेज का, तो लॉजिकली सोचिए, या तो सप्लायर इंडिया का होगा एंड रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का होगा, या फिर सप्लायर आउट ऑफ इंडिया का होगा और रेसिपिएंट, मतलब डॉन के केस में कौन लायबल है? या तो वो ट्रांजेक्शन होगा या कौन डॉन को सर्विस दे रहा है बेटा। बात को समझने की कोशिश करना। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और इंपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन पढ़ाना बाकी मेरे को आपको बेटा, वो पढ़ाऊंगा, फिर इससे लिंक करूंगा, दिमाग काम करने लग जाएगा, मजा आ जाएगा सर, दिमाग खराब। ध्यान देना बच्चा, बट कीप पेशेंस बच्चा, ठीक है सर? वेन एवर यू आर लर्निंग एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, कीप पेशेंस। एंड एक एक पॉइंट को आपको क्लेरिफाई करना है बच्चा। सबसे पहली बात, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किसको बोलते हैं? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स taking goods from India to a place. Import of goods, bringing goods in India from a place. पर यहाँ पे कोई गुड्स तो है नहीं बेटा, जो आप ला रहे हो या भेज रहे हो बेटा। ये तो क्या कंसल्टेंसी बेटा, एडवाइजरी बच्चों। हाँ है ना? वहां पे सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किसको कहेंगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस किसको कहेंगे, उसको शिद्दत से डिफाइन किया, दिल थाम के सुनेगा। सेक्शन नंबर 2 क्लोज 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट ने डिफाइन किया किसको, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को बच्चों। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मींस एनी सर्विस विच सेटिस्फाइज दिस फॉलोइंग 5 कंडीशंस। ये पांचों कंडीशन पूरी होगी तो उस सर्विस को क्या बोलेंगे बेटा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहेंगे। फर्स्ट है क्या, सप्लायर शुड बी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। सप्लायर क्या होना चाहिए बेटा, रेसिपिएंट शुड बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। रेसिपिएंट क्या होना चाहिए आयुष, प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या बोला सर, भी कहां होना चाहिए, तो वो एक्सपोर्ट है बेटा। अभी 2 कंडीशन हो रहे बेटा, 2 मिनट सुनिए।
2 मिनट तुम पहले यहां तक मैं समझाता हूं बच्चा आपको। मान लो आउट ऑफ इंडिया से कोई पर्सन इंडिया में घूमने आया बेटा, और आपने उसको ऐसी सर्विस दी जीवन भर याद रखेगा बेटा वो आपको। हाँ है ना भाई, खाना खिलाया बेटा यहाँ पे आपने, अरे यस नो सर। अब मेरा पॉइंट आपसे ये, सर्विसेज कंज्यूम का हो रही बेटा। अब भले ही सप्लायर इंडिया का है बेटा यार, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा आपके लिए, ठीक है सर। आप पहले थीम समझिएगा बेटा, मैं सेक्शन में 13 पढ़ा दूंगा, कोई तकलीफ नहीं मेरे को सर। जैसे 12 में हमने पढ़ा ना बहुत सारे सबसेक्शन बेटा, वैसे यहाँ पे बहुत सारे सबसेक्शन है बेटा, समझे। पढ़ा दूंगा, याद करा दूंगा, सब हो जाएगा बेटा, पर ये बात सीख ली तो मजा आ जाएगा जीवन में सर। सर आप मुझे बताओ, उसको आपने खाना खिलाया है फॉरेनर को यहाँ पे इंडिया में बेटा, सर्विसेज कहां कंज्यूम हुई बेचा है। अब भले ही सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया का है बेटा, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कहां का बेटा, क्या वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है क्या यार? आप लॉजिकली खुद बताइए बेटा यार, क्या वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए क्या यार? नहीं होना चाहिए ना यार, तो वे है भी नहीं सर, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई शुड ऑल्सो बी। तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होगा कि नहीं होगा पता कैसे पड़ेगा बेटा? इसलिए सेक्शन नंबर 13 ने बताया कि इन केस में ये प्लेस सप्लाई होगा साहब। और उसने क्या बोला सबसेक्शन 2 में कि सर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अगर अपने पास है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, वो अगर नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बच्चा। हाँ है ना भाई। चलो जो रेस्टोरेंट में खाना खाना आया बेटा फॉरेनर, उससे आपने उसका नाम पूछा, उससे आपने उसका कंट्री पूछा, कहां से आया, एड्रेस ले लिया बेटा, तो आप खुद सोचिए, दिल से बताइए मेरे को बेटा, अगर भले ही आपने उसका एड्रेस ले लिया बेटा तो ये मानेंगे कि आपने खाना वहां भेजा था, उसको खिलाया तो यही ना बेटा आपने। क्या प्लेस सप्लाई रेसिपिएंट का आउट ऑफ इंडिया वाला लोकेशन होना चाहिए बच्चा? इसलिए सबसेक्शन 3 से लेकर 13 तक के पॉइंट दे रखे बेटा आपको। और सबसेक्शन 4 में बोला बेटा कि ऐसे केस में जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वही प्लेस सप्लाई बेटा, रेस्टोरेंट के केस में बच्चा। हाँ है ना भाई, समझ लो मेरी बात बच्चों। इसलिए तो सर स्पेसिफिक सेक्शन दे रखे बेटा, सर्विसेज कहां कंज्यूम हुई यार, समझे, उस अकॉर्डिंग आपका प्लेस सप्लाई डिटरमाइन होना चाहिए बच्चों। यस या नो? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि केवल आप दो लोगों को देख के, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों को देख के ये नहीं बता सकते कि ये सर्विस एक्सपोर्ट है कि नहीं बेटा। मतलब एनी सर्विस विच इज प्रोवाइडेड टू अ फॉरेनर इज नॉट एक्सपोर्ट बेटा यार, इज नॉट नेसेसरली बी एक्सपोर्ट बेटा। देयर आर सम अदर कंडीशंस आल्सो, उसमें से वन ऑफ द कंडीशन इज प्लेस ऑफ सप्लाई शुड आल्सो बी आउटसाइड इंडिया। कुछ मेरी बात दिल तक पहुंच रही है बेटा आपको यार? हाँ है ना भाई, मजा आ रहा नहीं आ रहा बात समझने में बच्चों? आपको आवाज नहीं आ रही? ओए मान लो सर, सिर नहीं झुकने देंगे बेटा हम। सर मान लो इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी, इन केस ऑफ जीएसटी, ओके गुड। सर मान लो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कब कहेंगे बेटा? जब सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया का होना चाहिए, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई भी प्लस 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 पेमेंट जो आना चाहिए वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए बेटा। मतलब सारे कंडीशन सेटिस्फाइड, पर पेमेंट अगर आईएनआर में आ गया तो गवर्नमेंट क्यों प्रमोट करेगी एक्सपोर्ट को यार? सोचो ना आप, व्हाई द गवर्नमेंट विल प्रमोट द एक्सपोर्ट्स? फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए बच्चा। अच्छा एक चीज तो बताता हूं आपको पढ़ाने से पहले कि एक्सपोर्ट के केस में सेक्शन नंबर 16 आएगा जीरो रेटेड सप्लाई का, वहां लिखा है क्या? एक्सपोर्ट में आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, और टैक्स अगर आईजीएसटी पे भी किया ना बेटा उसका रिफंड मिल जाएगा बेटा आपको। अभी मैंने जस्ट रॉ फॉर्म में बताया बेटा आपको ना, सेक्शन 16 नहीं पढ़ाया मैंने आपको बेटा। हाँ है ना? तो कुल मिला के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाया बेटा। अभी मोटा मोटी ये मान लिया बेटा, अगर लगा भी आईजीएसटी तो उसका क्या मिल जाएगा? रिफंड। और चॉइस दे रखा आपको, बॉन्ड या एलयूटी साइन कर दो, आपको टैक्स पे करने की जरूरत भी नहीं है। और बॉन्ड या एलयूटी साइन नहीं किया तो बॉन्ड या एलयूटी मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एक्सपोर्ट करने से पहले अगर आपने बॉन्ड साइन कर दिया कि मैं एक्सपोर्ट ही करूंगा साहब, झूठ नहीं बोल रहा मैं आपको, अगर कल को एक्सपोर्ट नहीं किया तो मेरे से पैसे लेना विद इंटरेस्ट, ठीक है? ये होता है बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बेटा। वो अगर दे दिया तो आपको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ही क्या कर सकते हो? एक्सपोर्ट कर सकते हो। वो अगर नहीं दिया आपने गवर्नमेंट को तो ऐसे केस में पहले आईजीएसटी पे करो, फिर एक्सपोर्ट की कंडीशन अगर पूरी हुई तो हम आपको क्या दे देंगे? रिफंड दे देंगे बच्चों। ये सिस्टम होता है एक्सपोर्ट का बच्चा। अभी मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया बेटा, पढ़ाया नहीं बेटा। तो कुल मिला के इन नटशेल एक्सपोर्ट में टैक्स नहीं है बच्चा।
मेरे क्या बेटा, मैं भी पढ़ाता हूँ फटाफट फटाफट, टाइम खत्म अपना भी बेटा। सर चलिए सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर, ढंग से आवाज आएगी बेटा, आवाज नहीं आ रही ओए सरकार। सर नो, इन दोनों से आवाज नहीं बेटा, मैं नहीं पढ़ाने वाला बेटा, इन दोनों से आवाज नहीं आ रही बेटा मेरे को। मान लो, गुड बेटा गुड। सर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या किया बेटा, एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगाया, अभी टेम्पररी मान के चलो बेटा। पर कौन सी सर्विस एक्सपोर्ट होगी बेटा, किसको एक्सपोर्ट कहेंगे बच्चा? कि क्या आपने कोई भी सर्विस फॉरेनर को दी तो क्या एक्सपोर्ट होगी बच्चा वो? तो सर सिंस एक्सपोर्ट में बेनिफिट है तो हर एसएससी चाहेगा क्या उसकी सर्विस एक्सपोर्ट में कवर हो जाए बच्चा। इसलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 6 में, सॉरी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 6 में डिफाइन किया क्या एक्सपोर्ट सर्विस क्या होगा। फर्स्ट बोला क्या, सप्लायर शुड बी इन इंडिया, सर रेसिपिएंट शुड बी आउटसाइड इंडिया, सर प्लेस ऑफ सप्लाई शुड आल्सो बी आउटसाइड इंडिया, पेमेंट मस्ट बी रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, और जहां पे भी आरबीआई ने अलाउ किया वहां अगर आईएनआर आ रहा है तो चलेगा बेटा, हाँ है ना भाई। जैसे नेपाल भूटान बेटा, हाँ है ना बेटा, सर वहां से अगर आईएनआर में पैसा आ रहा है तो भी चल जाता है बेटा, वेरेवर परमिटेड बाय आरबीआई, वहां अगर आईएनआर में पेमेंट रिसीव हो रहा तो भी उसको क्या मानेंगे, तो भी मानेंगे कि चलेगा बेटा, पेमेंट आ गया बेटा, हाँ है ना भाई। अच्छा एक कंडीशन और है बेटा, मान लो आप इंडिया में बेटा, आपकी ब्रांच क्या बेटा, यूएसए में बेटा। अच्छा सर्विसेज में एक्चुअली कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ता है क्या बेटा? ऐसा कुछ एविडेंस होता नहीं कि ये बाहर गया है बेटा, तो आपकी ब्रांच को ऐसे ही बिल लिख दो बेटा, 10 करोड़ का बिल लिख दिया बेटा आपने, और बोल दिया क्या कंसल्टेंट सर्विसेज बेचा, 2-3 मेल एक्सचेंज कर दो, खत्म काम, हाँ है ना भाई, क्लियर। और उसको अगर आप एक्सपोर्ट दिखा दो 10 करोड़ की सर्विसेज, तो आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर हो गया 10 करोड़ का बेटा, और आपको एक्सपोर्ट के बेनिफिट मिल जाएंगे फिर तो यार बेटा, तो मिसयूज कर सकते हो ना प्रोविजन को बेटा, इसलिए बोल दिया दिमाग खराब मत करना मंगल, दोनों पर्सन शुड नॉट बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम पर्सन बेटा, हाँ ना भाई। सर अगर सर सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस अगर डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम पर्सन है, डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम पर्सन है, तो ऐसे केस में हम उसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। बोले सर, आया मजा कि नहीं आया सर? इनके सब जीएसटी क्या बोला सर? किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तभी कहेंगे जब सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 2 क्लोज 6 की ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड है बेटा। नजर रखना बेटा, मैंने एक एक पॉइंट का कंडीशन बताया बेटा, एक एक पॉइंट का मैंने ऑपरेशन किया बेटा, ऐसा नहीं बोला कि 5 पॉइंट याद कर लो बेटा, दिल में उतर के बात करी मैंने, ध्यान देना बच्चों। सर पॉइंट मेरा आपसे ये सेक्शन नंबर 2 क्लोज 6 बोलता है क्या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगा अगर ये पांचों कंडीशन पूरी है तो बेटा क्यूमुलेटिवली बेटा। फर्स्ट क्या है, सर्विस सप्लायर शुड बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, रेसिपिएंट शुड बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड आल्सो बी आउटसाइड इंडिया, पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए, और वेयरएवर परमिटेड बाय आरबीआई आईएनआर में आएगा चल जाएगा बेटा, एंड दोनों पर्सन सेम पर्सन की डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे केस में सर्विस क्या कहलाएगी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगी, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अगर है तो फिर एक्सपोर्ट के बेनिफिट मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे बच्चा, हाँ है ना भाई? अरे यस या नो? चलो यार एक बात दिल में हो रहा है यार, वैसे तो सर्कुलर मैंने आगे दे रखा है पर यही पढ़ा दूं क्या आपको यार, यही पढ़ा दूं क्या यार आपको यार? चलिए मान लो तो आराम से आप हर बोले सर, मेरे को तो याद है बेटा, पर आपके उड़ जाएंगे तोते बेटा अगर जल्दी बोल दिया मैंने तो बेटा, ठीक है ना, ये थोड़ा पॉज नहीं दी ना तो तार जल जाएंगे बेटा अंदर के। सर सुनना रहे होशियारी, ओ मालिक इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? यार अभी आपने बोला कि दोनों पर्सन सेम पर्सन की डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए बेटा,
अच्छा, डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम पर्सन कब कहलाएंगे बेटा? सेम पेन नंबर हो, सेम मालिक हो बेटा, हाँ है ना भाई? जैसे कोई इंडिया की कंपनी बेटा, जल्दी मत करना सर, और आई नीड आंसर फ्रॉम यू ओनली बेटा, क्योंकि सर्कुलर्स और मेयर क्लेरिफिकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। और सर अगर आपको लॉ आता है तो आप उसको केस को सोल्व करना सीखिए बेटा, बस जो अपना अप्रोच है हमेशा का। मान लो कोई पर्सन इंडिया का है, कोई कंपनी इंडिया की बेटा, उसने अपना एक ब्रांच ऑफिस, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, अपना कोई कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफिस कहां खोला है बेटा? यूएस में बेटा। तो ऐसे केस में क्या कहलाएगा बेटा? वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम पर्सन बच्चों, हाँ है ना भाई? डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम पर्सन। ऐसे केस में अगर इंडिया वाली ब्रांच ने उस ब्रांच को सर्विसेज दिए तो उसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। कोई खास बात? चलिए, सेम वे अगर मान लो कोई फॉरेन की कंपनी बेटा, जिसका इनकॉर्पोरेशन का हुआ बेटा दुबई में बेटा, मान लो उसने अपना ब्रांच ऑफिस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस या कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिस कहां ओपन किया है? मुंबई में बेटा, इंडिया में बेटा, हाँ है ना भाई? दोनों क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम पर्सन। सेम पर्सन के दो अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट बच्चा। अब अगर मुंबई वाली ब्रांच ने दुबई वाली ब्रांच को या दुबई वाले हेड ऑफिस को सर्विसेज दी, क्या वो एक्सपोर्ट के स्कोप में आएगी बच्चा? नहीं। हाँ है ना सर? नहीं आएगी। चलिए, मान लो सर दुबई की जो कंपनी थी बेटा, दुबई की जो कंपनी थी सर, उसने अपनी ब्रांच ओपन करी कहां बेटा? इंडिया, मुंबई में बेटा। और उस ब्रांच का भी इंडिया के लॉज में इनकॉर्पोरेशन करा दिया। उस ब्रांच का भी इंडियन लॉज में क्या करा दिया बेटा? इनकॉर्पोरेशन। मान लो वहां पे इंडिया में उसकी कंपनी बना दी बेटा, आरओसी में उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया बेटा। अब आप मुझे बताओ, अब वो कंपनी कौन सी है? इंडिया की है। वो कंपनी कौन सी है? फॉरेन कंपनी बेटा। क्या कंपनी और फॉरेन कंपनी क्या सेम पर्सन होते क्या? आवाज नहीं आ रही ओए। क्या उसके बोलेंगे मेरा ब्रांच ऑफिस है बच्चा? बोथ आर टू डिफरेंट लीगल एंटिटीज, है ना सर? तो ऐसे केस में अगर उस इंडियन कंपनी ने अब सर्विसेज दी किसको? दुबई वाली कंपनी को, तो ऐसे केस में दोनों क्या कहलाएंगे? दो सेपरेट पर्सन कहलाएंगे। ऐसे केस में सर वो सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहलाएंगे बेटा, वो दो सेपरेट पर्सन हो गए। हाँ है ना भाई? दोनों का पैन नंबर अलग हो गया बेटा, एक तरह से देखा जाए तो बच्चों। और सर बेटा फॉरेन कंपनी अपने आप में एक अलग पर्सन होता है, इन बॉडी कॉर्पोरेट अपने आप में एक अलग पर्सन होता है। और जो पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है एक्ट में, उसने पर्सन में बॉडी कॉर्पोरेट अलग लिखा है और फॉरेन कंपनी अलग लिखा है। हाँ, उस फॉरेन कंपनी ने अपना केवल एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफिस खोला होता है यहाँ पे बेटा, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिस खोला होता, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला होता, जिसका इंडियन लॉज में इनकॉर्पोरेशन नहीं होता, उसको एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनाया होता। वो दुबई एलएलपी के नाम से चल रही थी बेटा कंपनी, दुबई आईएनसी के नाम से चल रही होती है यहाँ पे कंपनी बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनाया होता, तो ऐसे केस में दोनों को क्या बोलते बेटा? सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट। पर जैसे ही इनकॉर्पोरेशन करा दिया इन दी लॉज, तो ऐसे केस में दो सेपरेट पर्सन बन गए। अब ऐसे केस में मुंबई वाली कंपनी दुबई वाली कंपनी को सर्विस देती है तो वो एक्सपोर्ट के स्कोप में आएगी अगर अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड बेटा। बोलो भारत माता की जय। सेम वे इंडिया की जो कंपनी थी बेटा, उसने अपनी ब्रांच खुली थी कहाँ? यूएसए में बेटा। हाँ है ना भाई? और यूएस लो में उसने मान लो वहां पे अपना क्या करा दिया बेटा? इनकॉर्पोरेशन करा दिया। क्या करा दिया बेटा? इनकॉर्पोरेशन करा दिया। वहां पे एज अ सेपरेट पर्सन इनकॉर्पोरेशन करा दिया बच्चों। हाँ है ना भाई? रजिस्ट्रेशन वर्ड सही नहीं बेटा, इनकॉर्पोरेशन सही वर्ड है बेटा। रजिस्ट्रेशन तो हो सकता है ना, जीएसटी में कराया, किसी भी एक्ट में कराया बेटा, वहां के जो टैक्स है वो लगते हैं बेटा। क्लियर? पर उसको एज अ सेपरेट पर्सन उसने क्या कर दिया? इनकॉर्पोरेशन कर दिया। एक नए पर्सन का जन्म हो गया बेटा एक तरह से। हाँ है ना भाई? तो ऐसे केस में दो सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई। और ऐसे केस में इंडियन कंपनी ने उस आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी को सर्विसेज दी, भले ही वो अपनी ही कंपनी थी बेटा, भले अपनी कंपनी थी बेटा। जैसे होल्डिंग कंपनी अपने आप में अलग कंपनी होती, सब्सिडरी कंपनी अपने आप में अलग कंपनी होती। दोनों भले ही रिलेटेड पर्सन होंगे बेटा, दोनों भले ही क्या होंगे बेटा?
रिलेटेड पर्सन होंगे पर सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होते बच्चा वो, हाँ है ना भाई, क्लियर। और ऐसे केस में फिर इंडियन कंपनी अगर वो यूएस वाली कंपनी जिसका सेपरेट इलीगल सेपरेट इनकॉर्पोरेशन हो गया बच्चा, हाँ है ना, लीगल एंटिटी बन गई है, तो ऐसे केस में वो डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम पर्सन नहीं कहलाएगी और ऐसे केस में वो एक्सपोर्ट के स्कोप में आएगा अगर ऑल अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। भारत माता की जय। आया मजा कि नहीं आया साहब? क्लियर। ये भी सर्कुलर आगे दे रखा है सब, 3-4 पेज बाद दे रखा है, पर मैंने यही समझा दिया लिंकिंग करके बेटा, शायद समझ में आया बेटा आपको। आवाज ही नहीं आ रही मालिक। चलिए सर, यहां तक समझ में, ब्रेक चाहिए आपको भी तो मैं 1-2 प्रोविजन पढ़ाता हूं, फिर ब्रेक देता हूं बेटा मैं आपको, ठीक है। तो मैंने जो अभी लास्ट हाफ एन आवर नहीं जो 15-20 मिनट मैंने आपके लिए मेहनत करी बेटा, वो आपको एक एग्जांपल देके मैं करूंगा पॉइंट, तो मजा आएगा सर आपको। 1 मिनट रुकिए सर किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट सर्विस कब कहेंगे बेटा? 5 कंडीशन बेटा, जल्दी बोलो कौन कौन सी? सप्लायर शुड बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, रेसिडेंट शुड बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया, दोनों पर्सन, और पेमेंट किस में होना चाहिए? कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, और जहां अलाउ के वहां आईएनआर में, और दोनों पर्सन सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए। यह है क्या? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। मान लो, क्या नाम सर? जैनम भाई। आपने ऑडिट किया किसी आउट ऑफ इंडिया की कंपनी का बेटा, या कंसल्टेंसी दिया बेटा आपने आउट ऑफ इंडिया की कंपनी का बेटा, ठीक है सर। आउट ऑफ इंडिया कंपनी कहां लोकेटेड थी बेटा? मान लो यूएस में बेटा, ठीक है सर। बताइए, अच्छा आपकी जो सर्विस है वो सबसेक्शन 3 से लेकर 13 में कवर नहीं हो रही बेटा, ठीक है क्लियर। बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन में 2 लगाएंगे बेटा, क्योंकि दोनों में से 1% इंडिया का 1% आउट ऑफ इंडिया। सेक्शन 12 नहीं लगेगा, क्या लगेगा बेटा? 13 क्या बोलता है बेटा? अगर 3 से 13 में कवर नहीं होता तो 2 क्या बोलता है? रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेसिपिएंट का लोकेशन डिटरमाइन नहीं होता तो सप्लायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब मान लो आपके पास उस आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है, तो बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अब बताओ ये एक्सपोर्ट में कवर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? नहीं, ऐसे हाँ नहीं कर रहे, पहले बोलो 5 कंडीशन वापस बेटा। मान लो उसने आयरन पैसा दिया, चलो बताओ, तो फिर आपने कैसे बोल दिया हाँ हो गया? बोलो पहले मेरे को आप। सर सप्लायर इंडिया का है क्या? यस। रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया है क्या? यस। प्लेस ऑफ सप्लाई आउट ऑफ इंडिया है क्या? यस। अब पहले चेक करना क्या पेमेंट फॉरेन करेंसी में आया कि नहीं आया। अगर आया तो वो एक्सपोर्ट होगा, प्लस दोनों पर्सन सेम पर्सन के अलग एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए, हाँ है ना भाई। मैं क्या कह रहा हूं? गुड इज नॉट इनफ, परफेक्शन इज रिक्वायर्ड। क्लियर? तब जाके वो एक्सपोर्ट कहलाएगी, वरना वो एक्सपोर्ट नहीं कहलाएगी। अच्छा सुन, ए होशियारी, मान लो उसने पेमेंट $1 लिख दिया बेटा आपको फॉरेन करेंसी में, अच्छा दोनों पर्सन सेम पर्सन के अलग एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, पर सर आपके पास मान लो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं होता। अगर कंसल्टेंसी सर्विसेज दी और आपने उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं रखा तो क्या हो गया? लग गए। 2 मिनट समझिए मेरी बात को ध्यान से। सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया का बेटा, आवाज नहीं आ रही सर? रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया का, पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, दोनों पर्सन सेम पर्सन के अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, पर क्या प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? सप्लायर का लोकेशन बेटा, जो कहा है, और सप्लायर, क्योंकि आपके पास रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो सप्लायर का लोकेशन क्या हो गया बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। और सप्लायर का लोकेशन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया मतलब इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, और इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया मतलब वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है। अब सुनो, अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं तो क्या है बेटा वो? अब पहले ही देखो, इंट्रा है कि इंटर है? ऐसे फालतू बात नहीं करने बेटा। इंट्रा है कि इंटर है, उसके लिए सर हमको सेक्शन नंबर 7 और 8 देखना पड़ेगा बेटा। अरे आईजीएसटी के सेक्शन नंबर 7 ने डिफाइन किया इंटर स्टेट को, और 8 ने डिफाइन किया किसको? इंट्रा स्टेट को बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? अब मुझे बताओ सर, सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम प्लेस है बेटा? सर सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट है, सेम यूनियन टेरिटरी, तो उसके क्या बोलते बेटा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और क्या लग जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो बेटर क्या है बेटा? उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड रखते आप। अगर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड आपके पास होता तो यही
आपका जीएसटी पूरा बच जाता बेटा। हाँ ना मालिक? यस, ये समझिए चीजों को बेटा, समझ रहे हो? केवल फॉरेन करेंसी आ रहा है, सर्विस सप्लायर आउट ऑफ इंडिया का, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटर स्टेट है बेटा। इंटर स्टेट कब होता है बच्चा? जब दोनों में से सर प्लेस सप्लाई और सप्लायर का लोकेशन दो अलग अलग स्टेट है बेटा, या इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो वो इंटर स्टेट बेटा, या आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है और कस्टम क्लियरेंस से पहले आपने बेच दिया बेटा, याद है बेटा आपको? वो इंटर स्टेट है बेटा। हाँ है ना भाई? सर और सुनना बच्चा, जहां पे सप्लायर इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी और प्लेस सप्लाई आउटसाइड इंडिया तो वो इंटर है बेटा, या तो उल्टा है ना बेटा यार? क्लियर? सर एससीजेड को सप्लाई किया वो इंटर है बेटा, जो इंटर नहीं और सप्लाई इन टैक्सेबल टेरिटरी तो वो इंटर है बेटा, ठीक है? यहां कहीं कवर नहीं हो रहा बच्चा, सर ध्यान देना बेटा। और इंट्रा में अलग से बोला क्या, जहां सप्लायर का लोकेशन और प्लेस सप्लाई सेम स्टेट है वो क्या है? इंट्रा स्टेट। याद है बच्चा आपको? आवाज नहीं आ रही हो? तो इसलिए वो क्या कहलाएगा बच्चा? इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा। और इंट्रा स्टेट तो क्या लग जाएगा बेटा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। भले ही पेमेंट किस में आ रहा है? कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है। हाँ ना मालिक? क्लियर? डन। सर सुनिएगा बात को ध्यान से, यही रिवर्स कर लो केस बेटा। अगर आउट ऑफ इंडिया की किसी कंपनी से आपने इंडिया में कंसल्टेंसी ली होती बेटा, क्लियर? सप्लायर कहा, रेसिपिएंट कहा, और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया है, ये तीन कंडीशन है तो उसको बोलते हैं क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। एक्सपोर्ट में 5 कंडीशन थी बेटा, इंपोर्ट में कितनी बेटा? 3। बोलना 3 कौन कौन सी बेटा? सप्लायर शुड बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट शुड बी लोकेटेड इन इंडिया, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया होना चाहिए, तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब आप मुझे बताओ, आपने कंसल्टेंट सर्विस ली बेटा आउट ऑफ इंडिया से बेटा, सप्लायर सर्विस क्या है बेटा? आउटसाइड इंडिया। रेसिपिएंट क्या का बेटा? इंडिया का। अब सर रेसिपिएंट जो इंपोर्टर सर्विस का बेटा, इंडियन टैक्स तो उस पर लग रहा है ना बच्चा यार, क्या उसको खुद का लोकेशन नहीं पता बेटा? क्योंकि सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो रेसिपिएंट का लोकेशन बेटा, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस निकलता है तो बच्चा, वो नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बच्चा। हाँ ना भाई? क्या रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपके पास है क्या बच्चा? हम खुद ही रेसिपिएंट है बेटा, हम खुद को टैक्स पे करना रिवर्स चार्ज है बच्चों। हाँ ना भाई? तो क्या हमारे पास खुद का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है? तो रेसिपिएंट का लोकेशन क्या हो गया बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। और जैसे रेसिपिएंट का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ, सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस की सारी कंडीशन पूरी हो गई, और ऐसे केस में इंपोर्ट ऑफ सर्विस डॉन के केस में कौन लायबल है बेटा? लग गए रिवर्स चार्ज बच्चा यहाँ पे, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। क्या कहते हैं बेटा उसको? हम इंटर स्टेट सप्लाई होता है, और इंटर स्टेट सप्लाई हो गया तो क्या लगेगा? आईजीएसटी, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा बेटा। बोलो यस सर। समझ में आया बेटा पॉइंट? डन। सो कहानी किसकी है? पेशेंस की बेटा, कहानी है ट्रांजेक्शन की बेटा, एंड वी नीड टू डिफाइन ईच एंड एवरी पॉइंट। और सर वो डिफाइन करना बहुत इजी है, बस देयर शुड नॉट बी एनी शॉर्टकट बेटा, कोई शॉर्टकट नहीं मानेगा बच्चों। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप लाइए, मेरी गारंटी है आपका आंसर आएगा बच्चा। हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही हुए? यस सर। तो सर सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 3 खत्म होता है अब। हाँ है ना सर? मैंने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन आपको समझा दिया। 13(2) मैंने बताया, सॉरी सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 2 मैंने पढ़ाया, 3 नहीं पढ़ाया मैंने आपको बता। जनरल प्रोविजंस का कोई भी नहीं, उसका सब सेक्शन 2 बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? अब इसके आगे दे रखिए क्या? स्पेसिफिक प्रोविजंस, जिसको हम पढ़ेंगे ब्रेक के बाद। पर समझ में आया कि नहीं आपको? एप्लीकेशन लो समझ में आया बच्चा आपको? चलिए सरकार, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। माहौल जबरदस्त, शानदार। थैंक यू।